तो कंपनात्मक एवं वर्तुलात्मक गति का वियोग नहीं है, ऐसा लिखा है इसमें शीर्षक इसका। फिर लिखा है प्रत्येक परमाणु में उभय गतियां यानी कंपनात्मक और वर्तुलात्मक गतियां प्रसिद्ध हैं। रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन सीमा पर्यंत कंपनात्मक गति की अपेक्षा में वर्तुलात्मक गति अधिक रहना और रासायनिक सीमा से मुक्त गठनपूर्ण परमाणु से संपन्न परमाणु में वर्तुलात्मक गति की अपेक्षा कंपनात्मक गति का विपुल होना पाया जाता है। मानव में यानी कंपनात्मक गति ही स्वभाव स्वागत भाव अर्थात मूल्य संकेत ग्रहण एवं प्रसारण क्षमता और वर्तुलात्मक गति ही आस्वादन भाव को प्रकट करती है। तो रासायनिक सीमा में एक बताया कि उसमें वर्तुलात्मक गति जो है वो कंपनात्मक की तुलना में ज्यादा है रासायनिक भौतिक सीमा में, और गठनपूर्ण परमाणु में वर्तुलात्मक गति की तुलना में कंपनात्मक गति का विपुल होना पाया जाता है। फिर इसका पहचान कैसे होता है, तो उन्होंने कहा कंपनात्मक गति ही स्वभाव भाव स्वागत भाव अर्थात मूल्य संकेत ग्रहण और प्रसारण क्षमता, मतलब जो अभिव्यक्त कर पाना भाषा से, भाव से, भंगिमा से, मुद्रा से प्रसारण कर पाना जो है, और वर्तुलात्मक गति आस्वादन के रूप में रहती है, जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध के रूप में जो हम आस्वादन लेते हैं उसके रूप में वर्तुलात्मक गति रहती है। फिर है रसों के आस्वादन की स्थिति रासायनिक क्रिया प्रक्रिया सीमांतवर्ती है। तो जो भी रसों का, रस का मतलब शब्द स्पर्श रूप रसगंध, तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध के रूप में जो आस्वादन की स्थिति है वो रासायनिक क्रिया प्रक्रिया सीमांतवर्ती है, मतलब वो रासायनिक क्रिया की सीमा में ही है। चैतन्य प्रकृति कंपनात्मक गति सहित स्वागत भाव पूर्वक ही मूल्यों का आस्वादन प्रवृत्ति व प्रमाण है, जो भावग्राही एवं भाव प्रदायी संकेतों का ग्रहण एवं प्रसारण करती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो चैतन्य प्रकृति में जो कंपनात्मक गति है वो स्वागत भाव पूर्वक ही, स्वागत भाव का मतलब है जो हमको अनुभव से आ रहे हैं उनको स्वागत भाव कह रहे हैं। स्वागत भाव पूर्वक ही मूल्यों का आस्वादन प्रवृत्ति व प्रमाण है। फिर कह रहे हैं कि जो भावग्राही एवं भाव प्रदायी संकेतों का ग्रहण एवं प्रसारण करती है। तो यहाँ जो भावग्राही का मतलब यही है जिसको अपन मूल्यों का आस्वादन कह रहे हैं, है ना। तो मूल्यों का आस्वादन करना और दूसरे को आस्वादन करा पाना, है ना। भाव प्रदायी संकेतों का ग्रहण एवं प्रसारण करती है। इस संकेत ग्रहण प्रसारण क्षमता में गुणात्मक परिवर्तन ही सुसंस्कार है, यही जागृति है, भावात्मक महिमा है। वातावरणस्थ मौलिकताओं का संकेत ग्रहण एवं प्रसारण क्रिया कंपनात्मक गति में ही होती है, वही प्रभावात्मक एवं प्रभावशील गति को प्रकट करता है। वर्तुलात्मक गति दबावात्मक एवं तरंगात्मक गति को प्रदान करती है, जो प्रसिद्ध है। वर्तुलात्मक गति दबावात्मक एवं तरंगात्मक गति को प्रदान करती है, क्योंकि जो रसों का जो आस्वादन होता है उसके कारण से दबाव बनता है, इसलिए। फिर लिखा है कि सामाजिकता के मूल में संज्ञानशीलता ही सक्रिय है, जो कंपनात्मक गति की महिमा है। महानता का विस्तार ही महिमा है। महानता ही जागृति सहज प्रमाण परंपरा है। अस्तित्व वर्तमान ही महानता का प्रधान लक्षण है। अस्तित्व वर्तमान ही महानता का प्रधान लक्षण है। फिर लिखा है कि अस्तित्व में ही धर्मीयता का वर्तमान होना प्रसिद्ध है। मानव में जो धर्मीयता है वो सुख है,
जागृति पूर्वक ही महिमा संपन्नता है, मानव से अधिक महिमा संपन्न इकाई नहीं है। मानव ही जागृति पूर्वक प्रमाण प्रस्तुत करते हुए शरीरांतर भी देवात्मा और दिव्यात्मा पद में स्थित रहता है। यह स्थित रहना होता है। मानव ही जागृति पूर्वक प्रमाण प्रस्तुत करते हुए शरीरांतर यानी शरीर त्यागने के बाद भी देवात्मा और दिव्यात्मा के पद में स्थित रहना होता है। सम्यक्ता अर्थात पूर्णता के लिए जो जिज्ञासा है वही संचेतना है। सम्यक्ता अर्थात पूर्णता के लिए जो जिज्ञासा है वही संचेतना है। सम्यक्ता केवल गठन पूर्ण क्रिया और आचरण पूर्णता ही है, जिसका प्रत्यक्ष रूप अमरत्व, सतर्कता और सजगता है। गठन पूर्णता में अमरत्व, क्रिया पूर्णता में सतर्कता और आचरण पूर्णता में सजगता है। सतर्कता ही परिपूर्णता, सतर्कता की परिपूर्णता ही मानव में अभय एवं विश्वास समृद्धि एकमात्र उपाय है। सतर्कता की परिपूर्णता ही मानव में अभय एवं विश्वास है और समृद्धि एकमात्र उपाय है। फिर है आशय पूर्ति के संदर्भ में समझदारी पूर्ण हो जाना ही अभयता है। अभयता ही सामाजिकता की आद्यांत उपलब्धि है, यही संज्ञानशीलता है। ठीक है, इतना ही है इस अध्याय में। तो यहाँ पे बात ये कही गई कि कंपनात्मक वर्तुलात्मक गतियों का वियोग नहीं है और भौतिक रासायनिक संसार में वर्तुलात्मक गति ज्यादा होती है, कंपनात्मक कम होती है। जैसे ही गठन पूर्ण परमाणु हो जाता है उसमें कंपनात्मक गति बढ़ जाती है। मानव में जो कंपनात्मक गति जो है वो वही संज्ञानशीलता है। उसी में जो है भाव प्रदायी और भाव को ग्रहण करने की क्षमता होती है। फिर ये लिखा है कि जो रसों के आस्वादन की स्थिति जो है रासायनिक क्रियाकलाप सीमांतवर्ती है। चैतन्य प्रकृति में कंपनात्मक गति जो है वो स्वागत भाव पूर्वक ही मूल्यों का आस्वादन प्रवृत्ति एवं प्रमाण है और वही जो है गुणात्मक परिवर्तन है, वही सुसंस्कार है। यही जागृति है, स्वभावात्मक महिमा है। वातावरणस्थ मौलिकताओं का संकेत ग्रहण एवं प्रसारण क्रिया भी कंपनात्मक गति में ही होती है। यही प्रभावात्मक एवं प्रभावशील गति को प्रकट करता है। वर्तुलात्मक गति दबावात्मक एवं तरंगात्मक गति को उत्पन्न करती है, जो प्रसिद्ध है। फिर है सामाजिकता के मूल में संज्ञानशीलता है ना, जो कंपनात्मक गति की ही महिमा है। महानता का विस्तार ही महिमा है। महानता ही जागृति सहज प्रमाण परंपरा है। अस्तित्व वर्तमान ही महानता का प्रधान लक्षण है। अस्तित्व में ही धर्मीयता का वर्तमान होना प्रसिद्ध है। मानव में धर्मीयता सुख है। जागृति पूर्णता ही महिमा है, महिमा संपन्नता है। मानव से अधिक महिमा संपन्न इकाई नहीं है। फिर मानव ही जागृति पूर्वक प्रमाण प्रस्तुत करते हुए शरीरांतर यानी शरीर को त्यागने के बाद जो है उस स्थिति में भी देवात्मा और दिव्यात्मा के पद में स्थित रहना होता है। सम्यक्ता अर्थात पूर्णता के लिए जो जिज्ञासा है वही संचेतना है। सम्यक्ता केवल गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता ही है, जिसका प्रत्यक्ष रूप जो है अमरत्व, सतर्कता और सजगता है। सतर्कता की परिपूर्णता ही मानव में अभय एवं विश्वास और समृद्धि एकमात्र उपाय है। आशय पूर्ति के संदर्भ में समझदारी पूर्ण हो जाना ही अभयता है। अभयता ही सामाजिकता की आद्यांत उपलब्धि है, यह संज्ञानशीलता है। ठीक है, ये अध्याय तो स्पष्ट है ना? भैया इस अध्याय में 3 गतियों की बात है, कंपनात्मक, वर्तुलात्मक, जिसमें दबावात्मक और तरंगात्मक गति को बताया गया है। हाँ, तो ये जो दबावात्मक और तरंगात्मक गति है ना, वो
आस्वादन के कारण से होती, जो वर्तुलात्मक गति, उसी के कारण से। और एक वाक्य है कि भावग्राही एवं भाव प्रदाही संकेतों का ग्रहण एवं हम प्रसारण करते हैं। हम लोग आपस में व्यवहार करते हैं ना, उसमें एक दूसरे के भाव को ग्रहण करते हैं, और हमारे व्यवहार करने से दूसरा व्यक्ति भाव को ग्रहण करता है। इस तरीके से भाव प्रदायी और भाव ग्राही जो है, वो दोनों को समझा जाता है। इसको समझना समझाना भी बोल सकते हैं पाठक जी। हाँ, समझना समझाना भी बोल सकते हैं, और संबंध निर्वाह करते हैं, मूल्यों का निर्वाह करना भी, परस्परता में मूल्य निर्वाह भी। भैया एक बात जो बार बार मन में आती है, भाव और भाव में क्या सीधा संबंध है? भाव और भाव, हाँ, भाव ही भाव है ऐसा कहेंगे यह या? व्यापक वस्तु ही भाव है, जी। और जब वो क्रिया में पहचानने में आती है उसको भाव कहते हैं। जिसको स्थितिवत्ता कहते हैं ना, क्रिया में जो व्यापक वस्तु की पारगामिता है, उसका पहचान क्रिया में करना ही भाव है। हालांकि ये शब्द यहाँ नहीं आया है, भाव शब्द, लेकिन मुझे मतलब अस्तित्व भाव, अस्तित्व भाव मतलब है, तो स्थिति गति रूप में प्रकृति को कहेंगे, या पूरे अस्तित्व को भाव कहेंगे, या व्यापक को भाव कहेंगे? ये थोड़ा स्पष्ट कर दें। भाव तो व्यापक वस्तु के लिए बाबा जी ने उपयोग किया है, और भाव जो है वो व्यापक वस्तु में, क्रिया में जो व्यापक वस्तु की पारगामिता है, तो व्यापक वस्तु की सीमा में जो, ये क्रिया की सीमा में जो व्यापक वस्तु का पहचान है, जिसको स्थितिवत्ता कहते हैं, वो सब भाव है। इसमें पाठक पहली लाइन है, लिखी है इन्होंने। हेलो। हाँ, लिखा है प्रत्येक परमाणु में उभय गतियां प्रसिद्ध हैं। उभय क्यों है? ये तो घूर्णन गति भी तो रहती है। हैं? घूर्णन गति भी तो है, तीसरी गति। इनके योगफल में घूर्णन गति है ना, उस दिन अपन ने पढ़ा था ना, कंपनात्मक वर्तुलात्मक गति के योगफल में घूर्णन गति। अच्छा, बेसिकली ये, तो ये घूर्णन गति का जीवन के संदर्भ में क्या मतलब इंपॉर्टेंस है? या गति है ये, कुछ और है, योगेश भाई बता रहे हैं कुछ। हाँ हाँ भैया, मुझे लगता है उस दिन जैसे हुआ था वैसे ही, कि वर्तुलात्मक गति और घूर्णन गति के योगफल में कंपनात्मक गति है। हाँ जी, ये डिस्कस हुआ था। हाँ, ठीक है, ठीक, वही कंपनात्मक गति में कौन दो गति। ठीक, चलिए हो गया स्पष्ट, फिर आगे बढ़े। बढ़िया। ठीक है योगेश भाई, आपने ठीक बता दिया, वो जो रह हाँ गया वो मेरे स्मरण से फिर निकल गया दूसरी बार। तो सर्वशुभ उदय का भास आभास संवेदनशीलता की ही क्षमता है, और प्रतीति व अनुभूति संज्ञानीयता की महिमा है। तो जो भास आभास है वो संवेदनशीलता की क्षमता है, और जो प्रतीति अनुभूति है, जिसको अपन भास आभास प्रतीति अनुभूति बोलते हैं, तो प्रतीति और अनुभूति जो है वो संज्ञानीयता की। तो बात तो समझ में जाता है। कुछ लोग मेरी बात सुनना नहीं चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि इतना बढ़िया प्रस्ताव है, मेरे को लग रहा है, बाकी आप सोच लीजिए। आप किसी का स्पीकर आप ऑन था, ठीक है। तो लिखा है कि सुख समाधान का भास आभास संवेदनशीलता पूर्वक होता है, और सुख शांति संतोष आनंद धर्म सत्य सहज प्रतीति अनुभूति, यह संज्ञानशीलता की गम्य स्थली है। यही पूर्ण जागृति है। तो ये जो संवेदनशीलता और संज्ञानशीलता के अंतर को स्पष्ट किया है इन्होंने। तो सर्वप्रथम सुख, ये जो सुख समाधान
का जो भास आभास संवेदनशीलता पूर्वक ही होता है और सुख शांति संतोष आनंद न्याय धर्म सत्य सहज प्रतीति अनुभूति यह संज्ञानशीलता की गम्य स्थली है। यही पूर्ण जागृति है। वस्तु स्थिति के साथ आशा विचार इच्छा संकल्प का उत्कर्षण को तीव्र इच्छा लिखा है ना। वस्तु स्थिति के साथ आशा विचार इच्छा संकल्प का उत्कर्षण यानी तीव्र इच्छा एवं उज्ज्वलता का होना अनिवार्य है। उत्कर्षता का तात्पर्य गतिशीलता से और उज्ज्वलता का तात्पर्य निर्भ्रमता से है। तो किसी न किसी सीमा में अनुभूति ही अग्रिम स्थितिवत्ता के प्रति अनुमान है। लिखा है किसी न किसी सीमा में अनुभूति ही अग्रिम स्थितिवत्ता के प्रति अनुमान है। यही अनुमान क्षमता ही प्रयोग व्यवहार एवं अनुभव के लिए संभावना है, अवसर है तथा बाध्यता है। उत्कर्षता का तात्पर्य गतिशीलता से और उज्ज्वलता का तात्पर्य निर्भरता से है। किसी न किसी सीमा में अनुभूति ही अग्रिम स्थितिवत्ता के प्रति अनुमान है। यही अनुमान क्षमता प्रयोग व्यवहार और अनुभव के लिए संभावना अवसर एवं बाध्यता है। फिर लिखा है कि यही बाध्यता की प्रवृत्ति निवृत्ति या वृत्ति है। प्रवृत्ति निवृत्ति या वृत्ति है। प्रवृत्ति निर्वृत्ति या वृत्ति है। फिर लिखा है कि प्रवृत्तियां व्यवसाय व भोगों में और वृत्तियां व्यवहार और आचरण में और निर्वृत्ति केवल अनुभव और आनंद के अर्थ में प्रायोजित होना पाया जाता है। तो प्रवृत्तियों का संबंध जो है व्यवसाय और भोग से है और वृत्तियां जो है व्यवहार और आचरण में निर्वृत्ति केवल अनुभव एवं आनंद के अर्थ में प्रायोजित होना पाया जाता है। अमानवीयता की सीमा में प्रवृत्तियां, मानवीयता की सीमा में वृत्तियां एवं अति मानवीयता की सीमा में निर्वृत्ति। तो यहाँ पे जो वृत्ति शब्द आ रहा है वो मनवृत्ति के रूप में नहीं आ रहा है ना। अति मानवीयता की सीमा में निर्वृत्ति मूलक क्रिया पाई जाती है। इसलिए जागृति सहज अनुमान क्षमता की विशालता को, जागृति सहज अनुमान क्षमता मानव की विशालता को और अनुभव ही पूर्णता को स्पष्ट करता है। हेलो भैया। हाँ, ये जो पहला लाइन है ये सर्वप्रथम यहाँ पे शब्द आया है, इसका मतलब ये जागृति क्रम में बोल रहे हैं या भ्रमित अवस्था में बोल रहे हैं या मानव की? हाँ, उसका क्रम यही है ना, भास आभास होता फिर प्रतीति अनुभूति होती। इसलिए नहीं, भास आभास संवेदनशीलता मतलब ज्ञानेंद्रियों के थ्रू जो सुख का भास आभास जो होता है। नहीं, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सुख की बात नहीं आ रही यहाँ पे। सुख बराबर समाधान का भास आभास की बात है। ज्ञानेंद्रियों के सुख की बात नहीं है, समाधान रूपी जो सुख है उसकी बात है। जैसे संवेदनशीलता शब्द यूज किया ना, हाँ, तो मुझे लगा ये। हाँ, तो संवेदनशीलता की दो परिभाषाएं हैं ना, एक इंद्रिय क्रियाकलाप के रूप में है और दूसरा जो है जागृति के अर्थ में। अच्छा, जागृति के अर्थ में मतलब संज्ञानशीलता के थ्रू जब संवेदनशीलता नियंत्रित होती तब। हाँ जी। तो जो ये लाइन है, ये जो सेंटेंस है ये उस संदर्भ में बोला जा रहा है कि संवेदनशीलता मतलब जब संज्ञानशीलता के
शुरू जब नियंत्रण होती है उस समय सुख का समाधान रूप देखिए, में। जिसको अपन इंद्रिय सुख कह रहे हैं, उसमें भास आभास की क्या जरूरत है, वो तो प्रत्यक्ष है ना। जैसे मान लो हमको आंखों से जो दिखता है, जो खट्टा मीठा चिरपिरा तीखा लगता है ना, आदि आदि, तो वो तो प्रत्यक्ष है, उसमें भास आभास का क्या काम है। तो ये जो भास आभास प्रतीति अनुभूति है ना, ये तो स्थितिवत्ता की होती। तो इसीलिए जो प्रथम सुख है वो समाधान है, समाधान का भास आभास, और समाधान पूर्वक जो है संवेदनशीलता पूर्वक होता है। फिर लिखा है सुख शांति संतोष आनंद, ये संज्ञानशीलता है, दोनों के बीच के अंतर को स्पष्ट किया। ठीक है पाठक जी, लाइन में है ना, प्रवृत्तियां और वृत्तियां और निर्वृत्ति, निवृत्ति, हाँ इसको ऐसे ले सकते हैं अपन, अमानवीयता में 5 विषय, 4 विषय और 5 संवेदनाएं जो है वो, और उसी मानवीय अर्थ में ही तो ली है ना, उसी अर्थ में ली है। को अपन 3 इच्छाएं बोल सकते हैं। ये लिखा ना, प्रवृत्ति व्यवसाय और भोगों में अमानवीयता की सीमा में प्रवृत्तियां। फिर लिखा है वृत्ति व्यवहार और आचरण में मानवीयता की सीमा में वृत्तियां। और फिर लिखा अमानवीयता की ये 3 इच्छाएं हुई, है वृत्तियों का मतलब 3 इच्छाएं हुई ना, तो नहीं, 3 ऐषणाओं को ऐषणा ही रहने दीजिए ना। वो तो विषय है। हाँ, 3 ऐषणा को, प्रवृत्ति की बात है ना, जिसको अपन कहें कि मूल जो क्रियाकलाप है उसके रूप में। प्रवृत्तियों का मतलब है जो मूल क्रिया है, जैसे अमानवीयता में जो मूल क्रिया है वो व्यवसाय और भोग है ना, और मानवीयता में जो मूल क्रिया है वो व्यवहार और आचरण है। निवृत्ति में मूल जो है वो अनुभव में आनंद है, ऐसा उस रूप में इसको देखिए। ओके भैया इसको मानसिकता के रूप में देखा जा सकता है, यानी एक प्रकार की मानसिकता, अमानवीय मानसिकता, मानवीय मानसिकता और अति मानवीय मानसिकता, इस रूप में इसको देखा जा सकता है। हाँ जी वही है। हाँ जी। आचरण अपन जिसको कहें कि अमानवीयता में केवल मानसिकता नहीं है ना, मानसिकता के अलावा भी है। मतलब कैसे? मतलब जैसे अपन अमानवीयता कह रहे हैं या मानवीयता कह रहे हैं, हाँ, तो अमानवीयता केवल मानसिकता नहीं है ना, आचरण भी है ना अमानवीयता का। नहीं, पर आचरण के मूल में तो मानसिकता ही है ना, कोई भी आचरण हो। हाँ वो तो ठीक है, मानसिकता का ही प्रकटन है वो। हाँ आपका कहना ठीक है, लेकिन इसमें वो लिख रहे हैं ना कि जैसे प्रवृत्तियां व्यवहार और भोगों में, हाँ हाँ, तो जो जिसको आप कह रहे हैं वो ठीक है, जहाँ प्रवृत्तियां का मतलब मानसिकता है। हाँ हाँ, तो जो अमानवीयता की जो मानसिकता है वो व्यवहार और भोगों में, और बिल्कुल जो भैया। मानवीय मानसिकता है उसका नाम दिया उन्होंने वृत्तियां, है ना। तो वो जो है व्यवहार और आचरण में, आचरण के रूप में। अब ये जो निर्वृत्ति है, ये हाँ। इसको मानसिकता कहेंगे केवल, तो निर्वृत्ति मानसिकता नहीं है ना, तो अनुभव और आनंद में है, क्योंकि मानसिकता वाला काम खत्म हो गया। एक स्थिति कह सकते हैं उसको, है जागृति की एक स्थिति, जागृत स्थिति ऐसा नाम दे सकते हैं, जैसे ये निवृत्ति को। हाँ दे सकते हैं, कुछ तो है ना, वो स्पष्ट तो कर ही रहे हैं वो। बिल्कुल भैया। आशय स्पष्ट कर रहे हैं ना कि निवृत्ति केवल अनुभव में आनंद के अर्थ में प्रायोजित हो जाना, है ना। यहाँ पे जो अपना अजीत जी जो कह रहे थे ना, हाँ, निर्वृत्ति का मतलब ऐषणात्रय से ही मुक्ति है, ऐषणात्रय मुक्ति के रूप में निर्वृत्ति है ना, ये जिसको अपन पूरा पैराग्राफ जो है ऐसे समझ में है भटक जी, आप देख रहे हैं। हाँ जी बोलिए। गलत है, जो पहली लाइन लिखी है ना, सर्वप्रथम सुख समाधान का आभास संवेदनशील
पूर्वक होता है। इसका मतलब मेरे को ये लगता है कि 4 विषय और 5 संवेदनाओं में आदमी को सुख भासता है, जिसको हम क्षणिक सुख बोल रहे हैं। इससे मानव में निरंतर सुख को प्राप्त करने की एक आशा लगती है, और ये जो है ध्यान अभ्यास पूर्वक इसकी प्रतीति होती है निरंतर सुख। इसको आप नियम, न्याय, धर्म, सत्य बोल रहे हो। ये ऐसे मेरे को लेकिन इसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है ना, सुख समाधान का भास। तो जो आपने जो कहा वो ठीक है, यहाँ पे जिसको अपन कहें कि 4 विषय 5 संवेदनाएं कह दें, वो सुख तो हो गया, लेकिन समाधान भी है ना साथ में, समाधान का भास आवाज। हेलो। हाँ जी भैया, प्रवृत्ति की जो बात है उसको मतलब शरीर मूलक, सुख शरीर मूलक, और वृत्ति जो है उसको मूल्य मूलक, और जो निवृत्ति है उसको लक्ष्य मूलक, इस तरह से देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक कर रहे हो आप। हाँ ना भैया? आप देख सकते हैं। हाँ जी। क्योंकि जो है उसमें व्यवहार और आचरण की बात है, तो वो मतलब संबंधों वाली बात हो गई, और जो निवृत्ति है वो जागृति के अर्थ में है ना, लक्ष्य अनुभव के अर्थ में, और जो है वो शरीर मूलक है प्रवृत्तियां। हाँ, तो प्रिय हित लाभ को भी तो प्रवृत्तियां बोला गया ना। हाँ हाँ। ठीक है। हाँ भैया ठीक है, स्पष्ट हो रहा है ना, अर्थ स्पष्ट हो रहा है। भैया एक लाइन और समझा दीजिए। अनुभूति ही अग्रिम स्थितिवत्ता के प्रति अनुमान है। जैसे हमको न्याय की अनुभूति होती है तो धर्म की स्थितिवत्ता का अनुमान लगता है, न्याय और धर्म की अनुभूति होती है तो सत्य की स्थितिवत्ता का अनुमान लगता है। या दूसरे अर्थों में कहें तो वस्तु मूल्य की अनुभूति होती है तो शिष्ट मूल्यों का अनुमान लगता है, शिष्ट मूल्यों की अनुभूति होती है तो स्थापित मूल्यों का अनुमान लगता है। ऐसा क्या सेंटेंस क्या था ये वाक्य क्या किसी न किसी सीमा में अनुभूति ही अग्रिम स्थितिवत्ता के प्रति अनुमान है, यही अनुमान अग्रिम प्रयोग का कार्यक्षेत्र तथा वस्तु है। अच्छा, ठीक बात है। ये तो स्पष्ट ही है ना। इसमें आगे देखो, जो नेक्स्ट लाइन है, यही अनुमान अग्रिम प्रयोग का कार्यक्षेत्र तथा वस्तु है। अनुमान क्षमता ही प्रयोग, व्यवहार एवं अनुभव के लिए संभावना, अवसर और बाध्यता, ये जो प्रमाण त्रय कहते हैं ना बाबा जी, प्रयोग प्रमाण, व्यवहार प्रमाण और अनुभव प्रमाण। तो ये जो मुझे थोड़ा सा वो डाउट इस बात का हुआ कि अनुभूति पहले हो गई उसके बाद ये अनुमान आ रहा है, इससे मुझे अनुभूति क्रम से है ना, अनुभूति क्रम से है। पहले लिखा, ऊपर भी जो लिखा है ना, अगर आप ऊपर देखें, ऊपर भी लिखा है कि पहले जो है समाधान का भास आभास है, उसके बाद जो है ये सुख शांति संतोष आनंद न्याय धर्म सत्य की प्रतीति अनुभूति है ना। तो ये जो अगर अपन न्याय धर्म सत्य सहज प्रतीति अनुभूति देखें तो इसका क्रम है, पहले न्याय है, फिर धर्म है, फिर सत्य है। इसी को यदि मूल्यों में देखें तो पहले वस्तु मूल्य, इसके बाद शिष्ट मूल्य है, फिर स्थापित मूल्य है। तो वही हुआ ना, वस्तु मूल्य, उसके बाद जीवन मूल्य है। वस्तु मूल्य जो प्रयोग में आ गए, वस्तु मूल्य की जगह प्रयोग प्रमाण हो गया। हाँ हाँ, और शिष्ट मूल्य व्यवहार प्रमाण हो गया, और अनुभव जो है ना
स्थिति पे स्थापित इंद्रियों का अनुभव। हाँ, उसी क्रम में फिर नीचे भी लिखा है प्रवृत्ति, वृत्ति और हाँ, निवृत्ति, है प्रयोग ना, और उसी को लिखा है। जी आगे बढ़े फिर। जी भैया। एक जो ये अनिवार्यता जो शब्द यूज किया भैया, ये किसमें अनिवार्यता की बात कर रहा है? जो ये वस्तु स्थिति सत्य के साथ आशा विचार इच्छा एवं संकल्प का उत्कर्षण एवं उज्ज्वलता का होना अनिवार्य है, तो ये हाँ, किसमें ये अनिवार्यता है? ये मतलब निर्भ्रमता का होना अनिवार्य है, ऐसे ही लिखा है। इसको मतलब उज्ज्वलता का मतलब निर्भ्रमता है ना। किसका मतलब भैया? वस्तु स्थिति के साथ, है ना, आशा विचार इच्छा एवं संकल्प का उत्कर्षण एवं उज्ज्वलता का होना अनिवार्य है, ऐसा लिखा। जी, मतलब ये किसको, मानव को होना अनिवार्य है या ये दृष्टि में होना अनिवार्य है? मतलब कि सेंटेंस ये पूरा पकड़ में नहीं आ रहा अभी। वस्तु स्थिति का मतलब क्या होता है पहले ये बताइए। वस्तु स्थिति मतलब रूप स्वभाव गुण धर्म जो अपन, मतलब ये वो नहीं, वस्तुगत सत्य होता है, देश काल दिशा, आदेश काल दिया। जी जी, है ना, उसके साथ आशा विचार इच्छा संकल्प का उत्कर्षण, उसके साथ तीव्र इच्छा एवं उज्ज्वलता का होना अनिवार्य है। लिखा ना, यहाँ वस्तु स्थिति सत्य में लिखा है। अच्छा, वस्तु स्थिति लिखा है ना। वस्तु स्थिति का मतलब यहाँ पर है मानवीयता, देव मानवीयता, है ना, इसको कहते हैं। अति, है ना, अमानवीयता जी जी हेलो, आवाज चली गई। पाठक भैया डिस्कनेक्ट हुए लगते हैं, अभी हो जाएंगे। हाँ जी। जी भैया, तो ये वस्तु स्थिति मतलब ये क्या है, मानवीयता की बात हो रही है? मतलब जो भी वस्तु स्थिति है, जैसे अमानवीयता है, मानवीयता है, या जो भी, तो उस वस्तु स्थिति के साथ आशा विचार इच्छा एवं संकल्प का उत्कर्षण और उज्ज्वलता का होना अनिवार्य है। उत्कर्षण का तात्पर्य उत्कर्षण उत्कर्षता का तात्पर्य गतिशीलता से और उज्ज्वलता का तात्पर्य निर्भरता से। यहाँ उत्कर्षण का जो मीनिंग है वो है अध्ययनशीलता। हाँ, अध्ययन अभ्यास कुछ भी कह लीजिए, है ना। निर्भरता आती है अध्ययनशीलता से। तो वस्तु स्थिति यानी हम जहाँ खड़े हैं वहां से, जी उसके साथ में आशा विचार इच्छा और संकल्प की जो गतिशीलता है जी और उज्ज्वलता का होना अनिवार्य है, यानी उसकी गतिशीलता और उसका निर्भ्रम होना जो है वो अनिवार्य है, ऐसा। हाँ जी। और आगे बढ़े कि और कुछ बचा? वो पूछ रहे थे ना भाई, संभावना इसलिए है कि आदमी के जीवन में ये पांचों बल और शक्तियां हैं ही, और अवसर इसलिए है कि आदमी जो जीवन और शरीर का जो है ना वो संयुक्त रूप है, बाध्यता है लिखे, कि संभावना अवसर और हाँ, बाध्यता है ना। ये इन्होंने पूछा था ना कि बाध्यता क्यों बोल रहे हैं, तो क्योंकि बाध्यता का मतलब होता है निर्विकल्पता, है ना, जब कोई विकल्प नहीं हो उसको बाध्यता। बिल्कुल ये तीनों प्रमाण जो है ना जरूरी है। संभावना का मतलब होता है
जी जी, ये लिखा हुआ है जो पूर्ण जागृति के लिए इनकी बाध्यता अनिवार्यता है, ऐसा। हाँ बिल्कुल। ठीक है, हो गया कि और कुछ बचा है? अनुमान क्षमता मनुष्य की विशालता को और अनुभव ही पूर्णता को स्पष्ट करता है। सतर्कता एवं सजगता मानव जीवन में प्रकट होने वाली पूर्णताएं हैं। चैतन्य क्रिया अग्रिम क्रिया एवं आचरण पूर्णता के लिए त्रसित एवं जिज्ञासा पूर्वक अपनी विशालता को अनुमान के रूप में प्रकट करती। ज्ञानावस्था की इकाई का मूल लक्ष्य ही पूर्णता है। पूर्णता के बिना ज्ञानावस्था की इकाई आश्वस्त व विश्वस्त नहीं है। उत्पादन एवं व्यवहार में ही क्रमशः समाधान एवं अनुभूति चरितार्थ हुआ है। उत्पादन एवं व्यवहार में ही क्रमशः समाधान एवं अनुभूति चरितार्थ हुआ है। प्रयोग एवं उत्पादन में ही समस्या एवं समाधान है। व्यवहार एवं आचरण में ही सामाजिक मूल्यों का अनुभव होने का परिचय सिद्ध होता है। तो 3 चीजें बोली हैं। तो पहला बोला उत्पादन एवं व्यवहार में ही समाधान एवं अनुभव चरितार्थ है। दूसरा बोला प्रयोग एवं उत्पादन में समस्या भी है और समाधान भी है। जागृति पूर्वक समाधान है, और यदि जागृति के बिना केवल प्रयोग और उत्पादन है तो समस्या है। फिर लिखा है व्यवहार एवं आचरण में सामाजिक मूल्यों का अनुभव होने का परिचय सिद्ध है। फिर लिखा है आशा विचार इच्छा समाधान के लिए ही प्रयोग व उत्पादन विनिमयशील है। आशा विचार इच्छा समाधान के लिए ही प्रयोग एवं उत्पादन विनिमयशील है। इच्छा एवं संकल्प अनुमान पूर्वक अनुभव के लिए आचरणशील है। तो आशा विचार इच्छा तक का जो क्रिया है समाधान के लिए, उसमें प्रयोग और उत्पादन के रूप का प्रमाण आता है। और इच्छा और संकल्प पूर्वक इच्छा एवं संकल्प अनुमान पूर्वक अनुभव के लिए आचरणशील है। आचरण के मूल में मूल्यों का होना पाया जाता है। स्वभाव ही आचरण है, स्वभाव ही आचरण में अभिव्यक्त होता है। मानवीय स्वभाव धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा है। तो धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा ही आचरण में अभिव्यक्त होता है। अनुभव आत्मा में अनुभव मूलक व्यवहार एवं आचरण आत्मानुशासित होता है। अनुभव मूलक व्यवहार एवं आचरण आत्मानुशासित होता है। यहाँ अनुभव मूलक जीवन आना चाहिए था सर। अनुभव आत्मा में, ऐसा लिखा। अनुभव आत्मा में अनुभव मूलक व्यवहार एवं आचरण। कुछ सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा क्या? अनुभव आत्मा में अनुभव मूलक व्यवहार एवं आचरण आत्मानुशासित होता है। आत्मानुभूति ही प्रमाण एवं वर्तमान है। कुछ स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जब आत्मा में अनुभव होता है तब अनुभव मूलक व्यवहार एवं आचरण आत्मा से अनुशासित होता है। ऐसा कुछ अर्थ आ रहा है इसका। हाँ जी पाठक जी। हाँ जी। हाँ ये ठीक ही तो लिखा है ना, जैसे कि जब
आत्मा के अंदर में अनुभव होता है, तो उसके बाद मतलब कि जिस तरह से बुद्धि जो है वो आत्मा अनुगामी हो जाती है, तो उस बुद्धि और फिर वृत्ति चित्त जो है वो बुद्धि के अनुरूप चलने लगता है। तो उस दृष्टिकोण से इसमें ये लिखा है फिर कि नहीं, वो तो व्यवहार जो मुझे करते हैं न्याय धर्म सत्य का और समाधान करते हैं और वो तो मूल्यों का मुझे समझ में आ गया, लेकिन सेंटेंस पढ़ने से ऐसा लग रहा है ना, अनुभव उसी के आत्मा अनुसार में, से ही तो बना ना अनुभव। अनुभव आत्मा में अनुभव मूलक व्यवहार एवं तो आत्मा आत्मानुशासित होता है। तो एवं आत्मा में आचरण। थोड़ी होता है ना ये, तो ऐसा होना चाहिए कि जब आत्मा आत्मा में अनुभव अनुशासित होता है। लिखा ना, आत्मा अनुशासित लिख। मैं समझ गया, लेकिन सेंटेंस ऐसा बनेगा, जब आत्मा में अनुभव होता है तब व्यवहार जो अनुभव मूलक व्यवहार और आचरण आत्मानुशासित, ऐसा होना चाहिए। आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यही आत्मानुभूति ही प्रमाण एवं वर्तमान है। आत्मानुभूति मूलक व्यवहार भी आत्मानुसंगी होता है। आत्मानुभूति मूलक व्यवहार भी आत्मानुसंगी, यानी अनुसंगी का मतलब आत्मानुशासित है ना, उसी को अनुसंगी दिखाया। तभी परावर्तन एवं प्रत्यावर्तन सिद्ध होता है। अनुभूति आत्मानुसंगी एवं अपरिवर्तनीय है। यही पूर्णता व्यवहार भी आत्मानुसंगी एवं अपरिवर्तनीय, यही पूर्णता है। यहाँ पूर्णता दो बार आ गया। नई वाली में भी ऐसे ही लिखा है क्या? यही पूर्णता सहज व्यवहार आत्मानुसंगी एवं अपरिवर्तनीय है, यही पूर्णता है। यही पूर्ण सजगता है। इसमें थोड़ा ठीक किया, यही पूर्ण सजगता है। पूर्ण सजगता ही सहजता है। समाधान एवं अनुभूति की निरंतरता ही सामाजिक अखंडता एवं अक्षुण्णता है। तो ये पिछली पंक्ति में एक पूर्ण विराम छूट गया, बस इतना ही दिक्कत है। हाँ, उसी के कारण से कंफ्यूजन हुआ ना जी। अपरिवर्तनीय है के बाद पूर्ण विराम लगेगा, तो ये बात। ठीक है। तो अनुभूति आत्मानुसंगी एवं अपरिवर्तनीय है, यही पूर्णता सहज व्यवहार यही पूर्णता सहज व्यवहार आत्मानुसंगी एवं अपरिवर्तनीय है, यही पूर्णता है। यही पूर्ण सजगता है एवं पूर्णता एवं यही पूर्ण सजगता है। पूर्ण सजगता ही सहजता है। समाधान एवं अनुभूति की निरंतरता ही सामाजिक अखंडता एवं अक्षुण्णता है। अनुभव एवं समाधान के बिना जीवन चरितार्थता नहीं है। चरित्र अर्थात चरित्र पूर्वक अर्थ निस्सरण ही चरितार्थता है। आचरण ही स्वभाव के रूप में प्रकट होता है। यही स्वभाव तात्पर्य में स्पष्ट है। आवश्यकता से अधिक उत्पादन के रूप में प्रयोग पूर्वक किया गया उत्पादन विनिमय में सफल होता है। व्यवहार एवं उत्पादन का योगफल ही सहअस्तित्व है। उनमें निर्विषमता ही जागृति है। उसकी निरंतरता ही सामाजिकता की अक्षुण्णता है, जिसके दायित्व का निर्वहन शिक्षा एवं व्यवस्था करती है। तो ये जो पिछला पैरा था, थोड़ा लंबा पैरा है। तो जागृति पूर्वक अनुभव क्षमता मानव की विशालता को और अनुभव की पूर्णता को स्पष्ट करती है। सजगता एवं सतर्कता मानव जीवन में प्रकट होने वाली क्रियाएं पूर्णताएं हैं।
चैतन्य क्रिया अग्रिम रूप में क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता के रूप में त्रसित एवं जिज्ञासा पूर्वक अपनी विशालता को अनुमान के रूप में प्रकट करती है। ज्ञानावस्था की इकाई का मूल लक्ष्य ही पूर्णता है। पूर्णता के बिना ज्ञानावस्था की इकाइयां आश्वस्त एवं विश्वस्त नहीं है। उत्पादन एवं व्यवहार में ही क्रमशः समाधान एवं अनुभव चरितार्थ हुआ है। प्रयोग एवं उत्पादन में ही समस्या एवं समाधान है। व्यवहार एवं आचरण में ही सामाजिक मूल्यों का अनुभव होने का परिचय सिद्ध होता है। आशा विचार इच्छा समाधान के लिए ही प्रयोग व उत्पादन विनिमयशील है। इच्छा एवं संकल्प अनुमान पूर्वक अनुभव के लिए प्रवर्तनशील है। आचरण के मूल में मूल्यों का होना पाया जाता है। स्वभाव ही आचरण में अभिव्यक्त होता है। मानवीय स्वभाव धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा ही है। अनुभव आत्मा में अनुभव मूलक व्यवहार एवं आचरण आत्मानुशासित होता है। आत्मानुभूति ही प्रमाण एवं वर्तमान है। आत्मानुभूति मूलक व्यवहार समाधान संपन्न होता है, तभी परावर्तन एवं प्रत्यावर्तन में संतुलन सिद्ध होता है। अनुभूति आत्मानुसंघीय एवं अपरिवर्तनीय है। यही पूर्णता सहज व्यवहार आत्मानुसंघीय एवं अपरिवर्तनीय है। यही पूर्णता है। यही पूर्ण सजगता है। पूर्ण सजगता ही सहजता है। समाधान एवं अनुभूति की निरंतरता ही सामाजिक अखंडता एवं अक्षुण्णता है, जब ये परावर्तित रूप में आती। अनुभव एवं समाधान के बीच में जीवन चरितार्थ नहीं है। अनुभव एवं समाधान के बिना जीवन चरितार्थता नहीं है। चरित्र पूर्वक अर्थ निस्सरण ही चरितार्थता है। आचरण ही स्वभाव के रूप में प्रकट होता है। यही स्वभाव तात्पर्य में स्पष्ट है। आवश्यकता से अधिक उत्पादन के रूप में प्रयोग पूर्वक किया गया उत्पादन विनिमय में सफल हुआ है। व्यवहार एवं उत्पादन का योगफल ही सह अस्तित्व है। उसमें निर्विषमता ही जागृति है। उसकी निरंतरता ही सामाजिकता की अक्षुण्णता है, जिसके दायित्व का निर्वहन शिक्षा एवं व्यवस्था करती है। ठीक है, ये एक बार पढ़ने से और स्पष्ट हो गया है ना। फिर अगला पैरा है, परिणाम विश्लेषण पूर्वक सिद्ध भैया। होता है जो। हेलो हाँ बोलिए। भैया, पिछला पैराग्राफ जो पढ़ा ना, उसमें एक वाक्य है कि प्रयोग और उत्पादन में ही समस्या और समाधान है। एक वाक्य था भैया, 1 मिनट। हाँ 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 था, याद है। तो मतलब केवल उत्पादन और प्रयोग में ही समस्या और समाधान होता है, व्यवहार में भी तो समस्या और समाधान होता है ना। तो फिर केवल जो है यहाँ उत्पादन की ही क्यों बात बताइए, प्रयोग और उत्पादन में ही समस्या और समाधान है? क्योंकि समस्या और समाधान तो व्यवहार में भी होता है। संबंध निर्वाह में अगर योग्यता नहीं है संबंध निर्वाह की, तो उसमें समस्या हो सकती है। ठीक है, हाँ भैया, आप बताइए क्या होना मतलब मैं चाहिए यही कह रहा हूँ कि ये जो है इसमें क्या कहना चाहते हैं। एक्चुअली क्या है कि यदि अपन मानवीयता पूर्ण मानव की बात कर रहे हैं ना, हाँ तो उसमें क्या है कि जो भी समस्याएं होती हैं ना उनके उस जीने में, हाँ वो उत्पादन और प्रयोग के क्षेत्र में ही रहती हैं। बाकी तो व्यवहार तो पूरा हो चुका होता है सामाजिक मूल्यों के रूप में। तो इसलिए व्यवहार में समस्या नहीं रहती। मूल जो उनकी समस्या रहती है वो उत्पादन के क्षेत्र, क्योंकि समाधान अनेक है ना। हाँ भैया, क्योंकि देश काल समय सीमा ये सबके अंतर्गत है ना। मौसम, मिट्टी, बीज उत्पादन से संबंधित जो बहुत प्रकार की चीजें हैं।
तो इसलिए वहां पर समस्या समाधान लिखा है। अच्छा बाकी व्यवहार और आचरण में तो सामाजिक मूल्य रहते हैं, तो उसमें नहीं लिखा समस्या। अच्छा उस मतलब अर्थ में मुझे ऐसा समझ में आता है, हाँ हाँ समझ में आ रहा है ना। मानव चेतना की स्थिति में मानवीयता पूर्ण स्थिति की बात है ना भैया ये, मानवीयता पूर्ण स्थिति में उसमें जो है मतलब वो जो भी उत्पादन करेगा प्रयोग करेगा वो तो जो है नियम अनुसार करेगा, हाँ, तो भी उसमें उसको फिर भी हाँ समस्या संभावना हो सकती है। मतलब समस्या इस रूप में रहेगी कि उसको सीखना पड़ेगा, ठीक व्यवहार में सीखना नहीं। ठीक बात है, मतलब इस अर्थ में कह रहे हैं। मतलब मुझे अभी ऐसे ही लग रहा है फिर। हाँ, और आपने कहा तो मुझे भी वैसा ही दिख रहा है भैया कि ऐसा हो सकता है हाँ ना? हाँ मानवेतर प्रकृति के साथ जो है थोड़ा सीखने के अर्थ में समस्या हो सकती है, क्योंकि वहाँ जो है सीखने दूसरा ये अर्थ हो सकता है कि जब तक हम मानवीयता में जीते हैं हाँ तो प्रयोग और उत्पादन में समस्या है, और जैसे ही हम मानवीयता में आ जाते हैं तो प्रयोग और उत्पादन में समाधान है। दो अर्थ जो मेरे को समझ में आ रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर मानवीयतापूर्ण है तो यहाँ तो समस्या और समाधान दोनों शब्द उपयोग किए हैं, है ना? हैं? प्रयोग और उत्पादन में समस्या है और उसी में समाधान है ना? ऐसा मतलब हाँ, मतलब जब मानवीयतापूर्ण समाज है उसमें फिर प्रयोग और उत्पादन में समाधान है, हाँ और यदि अमानवीयतापूर्ण है तो उसमें प्रयोग और उत्पादन में समस्या है। लेकिन उन्होंने दो स्पेसिफाई नहीं किया है, अमानवीयता और मानवीयता। यहाँ जो है ना, यहाँ एक पे ज्ञानावस्था की इकाइयों की बात चल रही है ना, हाँ 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 तो ज्ञानावस्था की इकाई में सभी आ जाते हैं। फिर नीचे तात्रय की बात आई है, तो और फिर तीनों की बात चल रही है ना। हम्म नहीं, लेकिन समाधान की बात है तो फिर जो है वो केवल उत्पादन और प्रयोग के अर्थ में ही क्यों बताए? अगर मानवीयता पूर्ण स्थिति में समाधान की बात अगर है तो वो तो हाँ, व्यवहार में भी समाधान और उत्पादन में भी समाधान ऐसा हो तो सकता वो है। कह रहे हैं कि व्यवहार और आचरण में अनुभूति है, अनुभूति होने का परिचय सिद्ध होता है ऐसा नहीं। अनुभूति तो भैया समाधान की ही अनुभूति होगी ना, हाँ। समाधान का ही भास, समाधान का ही आभास, समाधान की प्रतीति, समाधान की अनुभूति हम्म। है ना? तो है या ऊपर यदि इससे पहले वाला सेंटेंस देखेंगे तो उत्पादन और व्यवहार ये दो प्रकार के ही कार्यक्रम है ना। हाँ हाँ ठीक बात है। तो उन्होंने लिखा है कि क्रमशः समाधान एवं अनुभूति है, तो जो उत्पादन वो में तो है ही। समाधान है और व्यवहार में अनुभूति है, उसी को फिर ये कह रहे हैं कि ये जो उत्पादन है उसमें हाँ प्रयोग और उत्पादन है ना, ऐसा। हाँ उत्पादन में प्रयोग तो और उत्पादन है। तो इसीलिए जो प्रयोग एवं उत्पादन में ही समस्या एवं समाधान है, ऐसा कहें। अच्छा और ठीक है। इसके बाद फिर दूसरा जो व्यवहार है, तो हाँ व्यवहार के बारे में लिख रहे हैं, व्यवहार एवं आचरण में ही सामाजिक मूल्यों का अनुभव होना परिचय सिद्ध होता है। ठीक बात है। तो इसलिए जो पिछला सेंटेंस है उससे पहले जो है वो लिखा है, पूर्णता के बिना ज्ञानावस्था की इकाइयां आश्वस्त विश्वास नहीं है। हम्म। और आश्वस्त विश्वास को पहले परिभाषित किया जा चुका है। आश्वस्त का ठीक, मतलब उत्पादन से है और विश्वास का मतलब व्यवहार से है, व्यवहार से। क्योंकि वैसे तो भैया व्यवहार में विश्वस्त होते हैं, आवश्यकता से अधिक उत्पादन पूर्वक आश्वस्त होते हैं। हम लोगों ने पिछले अध्याय में इसको हाँ पढ़ा हाँ था। भैया बात प्रयोग केवल है। उत्पादन से जुड़ा हुआ नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि प्रयोग की परिभाषा जो है वो अध्ययनार्थ लिखी गई है, लक्ष्य पूर्ति के लिए प्रक्रिया संपन्न करना। तो ये केवल उत्पादन कार्य से जुड़ा हुआ प्रयोग है, ऐसा है क्या? हेलो, हाँ, आपकी तो आ रही है, मेरी आवाज आ रही है योगेश भाई? अब आई भैया, हाँ, बीच बीच में चली गई। हाँ हाँ, तो बोलिए संदीप भाई, ये अपने संदीप भाई बोल रहे थे। जी भैया, भैया ने जैसा पूछा है कि प्रयोग एवं उत्पादन में ही समस्या एवं समाधान है। हाँ,
तो उससे पहले उत्पादन एवं व्यवहार शब्द का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पे प्रयोग एवं उत्पादन शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो मेरा ध्यान गया कि प्रयोग क्या केवल उत्पादन से जुड़ी हुई बात है, यानी हाँ, जिसको अपन प्रयोग प्रमाण कहते हैं वो उत्पादन व्यवसाय आयाम से ही है, उसी से जुड़ा तो हुआ है। प्रयोग प्रमाण, व्यवहार प्रमाण, अनुभव प्रमाण, ऐसा 3 प्रमाण बोलते हैं। जी जी। लेकिन परिभाषा में जो है वो लक्ष्य पूर्ति के लिए प्रक्रिया संपन्न करना और ब्रैकेट में अध्ययनार्थ लिखा है। हाँ, वही उसी को प्रयोग करें व्यवसाय के अर्थ में। लक्ष्य पूर्ति है ना, वहाँ समृद्धि लक्ष्य है, उसकी पूर्ति के लिए। जी, तब ठीक। व्यवहार में प्रयोग नहीं है ना, प्रयोग तो उत्पादन में ही है। व्यवसाय में ही प्रयोग आएगा, व्यवसाय में। तो मतलब ये जो है मुझे लगता है कि प्रयोग है इसलिए वहाँ संभावना है समस्या की भी। हाँ, अर्थ में शायद, और समस्या है तो उसका समाधान भी है। समाधान भी है इसी अर्थ जो है ना। और अनुभूति की जो बात करते हैं, है ना, तो अनुभूति तो उत्पादन में भी है। प्रयोग और उत्पादन में जो है वस्तु मूल्य की अनुभूति होती है, लेकिन वो सामाजिक मूल्यों की बात कर रहा है। अच्छा, अनुभूति जो है यहाँ सामाजिक मूल्यों के अर्थ में है। हाँ, ये लिखा ना, व्यवहार एवं आचरण में ही सामाजिक मूल्यों का अनुभव होना परिचय सिद्ध हो। सामाजिक मूल्य का मतलब स्थापित मूल्य, जीवन मूल्य और मानवीय मूल्य, मानव मूल्य। मूल्यत्रय, मूल्यत्रय, मूल्यत्रय नहीं, मूल्यत्रय अलग। मूल्यत्रय में जो है भैया यही है, ये नहीं है मूल्यत्रय। मूल्यत्रय में हाँ, शिष्ट मूल्य नहीं है। मूल्यत्रय में जो है जीवन मूल्य, मानव मूल्य और स्थापित मूल्य 3 मूल्य है, जहां तक मुझे याद है। देखिए ना अभी पीछे आप किताब में देख लीजिएगा, है ना। और वो मूल्य चतुष्ट था, उसमें भैया जो है ये शिष्ट मूल्य को भी जोड़ा था। उसमें शिष्ट मूल्य था, वस्तु मूल्य भी था, जहां तक मेरे ध्यान में है। एक मिनट, नहीं, जो मूल्य त्रय है उसमें स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य और वस्तु मूल्य है। शो का मतलब क्या? मूल्य त्रय में स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य, वस्तु मूल्य है। और जिसको सामाजिक मूल्य कहते हैं, सामाजिक मूल्य में मानव मूल्य, जीवन मूल्य और स्थापित मूल्य। इसीलिए लिखा है कि सामाजिक मूल्य जो है अपरिवर्तनीय है और शिष्ट मूल्य जो है निश्चित है और वस्तु मूल्य निर्धारित है। जिसको मूल्य त्रय कह रहे हैं उसमें स्थापित मूल्य है, हाँ, शिष्ट मूल्य है, वस्तु मूल्य है। अच्छा, वो मूल्य त्रय है, वो मूल्य त्रय है। अच्छा, और मूल्य त्रय में स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य, वस्तु मूल्य। अच्छा, और एक मूल्य चतुष्टय आया था भैया। ये थोड़ा मुझे लगता है कि मूल्य चतुष्टय में उत्पादन वो वस्तु मूल्य को भी जोड़ा है। हाँ जी, अच्छा, ठीक है ना, क्योंकि मेरे ध्यान में तो जो है मूल्य त्रय मतलब वही है, स्थापित मूल्य, जीवन उस दिन ये प्रश्न उठा था ना, फिर मैंने किताबों में अवलोकन करने के बाद ये देखा। अच्छा, और इसके लास्ट में जो परिशिष्ट दिया है उसमें यही लिखा है। इसके जो लास्ट में, किताब के लास्ट में जो परिशिष्ट दिया है ना, उसमें लिखा है स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य, वस्तु मूल्य। अच्छा, मूल्य त्रय। फिर इसमें एक अध्याय भी आया है मूल्य त्रय का, उसमें भी ये तीनों मूल्यों को ही डिस्कस किया है। अच्छा, मूल्य, और जो सामाजिक मूल्य है इसी किताब में शुरू के जो पहले 10 अध्याय हैं उसमें एक जगह कहीं सामाजिक मूल्य आया है। अच्छा, तो सामाजिक मूल्यों के बारे में यही लिखा है कि वो मानव मूल्य, जीव, हाँ हाँ, ये 8वां अध्याय जो है ना, 8वां अध्याय, हाँ हाँ, पुरानी किताब में पेज नंबर 44 में अच्छा, लिखा है सामाजिक मूल्य, जीवन मूल्य, मानव मूल्य एवं स्थापित मूल्य के, इसको सामाजिक मूल्य। अच्छा, और मूल्य चतुष्टय में फिर वस्तु मूल्य और जुड़ जाता है। हाँ, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है सर। इसी के आगे एक प्रयोग शब्द और यूज हुआ है, वो भी थोड़ा क्लियर कर दीजिए। आशा, विचार, इच्छा समाधान के लिए ही प्रयोग व उत्पादन विनिमयशील है। तो यहाँ भी जो प्रयोग है वो उत्पादन के उसमें ही हो रहा है क्या?
नियोजन के अर्थ में। अच्छा, तो आशा विचार इच्छा समाधान के लिए नियोजन, नियोजित करना, लगाना। समाधान के लिए नियोजित करना। नहीं, आशा विचार इच्छा समाधान के लिए प्रयोग व उत्पादन विनिमयशील है। तो यहाँ क्या, अच्छा ये दूसरी बात है, आशा विचार इच्छा समाधान के लिए ही, है ना, प्रयोग एवं उत्पादन विनिमयशील है, ऐसा कह रहे हैं। तो प्रयोग उत्पादन विनिमयशील है ना। आशा विचार इच्छा समाधान के लिए ही, किसका समाधान? प्रयोग उत्पादन और विनिमयशील है। प्रयोग एवं उत्पादन में ही समाधान है, ये आ गया, है ना। भैया एक बार फिर से प्रयोग की परिभाषा में एक परिभाषा है, चेतना विकास मूल्य शिक्षा के अनुसार शिक्षण प्रशिक्षण, इसको भी प्रयोग कहा गया है भैया। तो ये व्यवसाय से जुड़ता है, चेतना विकास मूल्य शिक्षा हाँ, के जब अनुसार अपन शिक्षण प्रशिक्षण बोल रहे हैं ना, तो वो व्यवसाय से जुड़ता है। व्यवसाय जुड़ता है। तो जो प्रयोग एवं व्यवसाय की जो विनिमयशीलता है, वो समाधान के लिए ही है, इसी के लिए आशा विचार इच्छा है ना। और फिर इच्छा एवं संकल्प जो है अनुमान पूर्वक अनुभव के लिए प्रवर्तनशील है, ऐसा। ठीक है। प्रयोग एवं उत्पादन की जो विनिमयशीलता है, वो मानव परंपरा में समाधान के लिए है, उसी के लिए आशा विचार इच्छा। और जब इसमें संकल्प और जुड़ जाता है, तो वो अनुमान पूर्वक अनुभव के लिए प्रवर्तनशील हो जाता है। आचरण के मूल में मूल्यों का होना पाया जाता है, स्वभाव ही आचरण में अभिव्यक्त होता है। ठीक है, और कोई प्रश्न इसमें? इसका मतलब भैया ये जो प्रयोग करते हुए आशा विचार इच्छा का प्रयोग करते हुए उत्पादन में समाधान को ढूंढना, ऐसा कुछ है क्या ये? नहीं, जो मानव की जो समस्या है ना, जी। उस समस्या समाधान करने के लिए जो प्रयोग और उत्पादन है, वो विनिमयशील है। तो हम जो भी प्रयोग करते हैं, वो प्रयोग का सामान्यीकरण करने के लिए उत्पादन करते हैं। जो भी उत्पादन होता है, उसका विनिमय करते हैं। विनिमय क्यों करते हैं? ताकि समाधान को प्राप्त कर लें उसके लिए। अच्छा अच्छा। तो प्रयोग भी समाधान नहीं है, उत्पादन भी समाधान नहीं है। जब प्रयोग और उत्पादन विनिमयशील होता है, तब वो समाधान के लिए। और इसमें वो कह रहे हैं, इसमें केवल ये जो पूरा क्रियाकलाप है, इसमें केवल आशा विचार इच्छा की ही जरूरत है, ये संकल्प की जरूरत नहीं है। तो संकल्प जो है ना, वो व्यवहार के लिए होता है। जो ऊपर जो लिखा है ना कि व्यवहार और आचरण में संकल्प लगता है। जीवन क्रियाओं में 3 क्रियाएं जो हैं, वो मूल रूप से प्रयोग और उत्पादन के अर्थ में नियोजित होती हैं। इन 3 क्रियाओं में जब इच्छा एवं संकल्प जुड़ जाता है साथ में, इसमें है ना, संकल्प और जुड़ जाता है, तो संकल्प से क्या है, तो अनुमान पूर्वक, तो हमको स्थितिवत्ता का अनुमान होने लगता है, जो अनुभव के लिए प्रवर्तनशील है। ये जो स्थितिवत्ता का जो अनुमान है, ये अनुमान किस लिए है? तो ये अनुमान जो है वो अनुभव के लिए। तो इसलिए कह रहे हैं कि आशा विचार इच्छा और संकल्प अनुमान पूर्वक अनुभव के लिए प्रवर्तनशील। ठीक है, ये स्पष्ट हुआ नहीं हुआ? हेलो। जी भैया।
यदि केवल उत्पादन करना, प्रयोग करना है और विनिमय करना है, उसके लिए ये जो जिसको अपन कह रहे हैं संकल्प, उसकी आवश्यकता नहीं है ना। तो संकल्प से क्या होगा? तो संकल्प से अनुमान क्षमता आएगी, है ना। अनुमान क्षमता क्या चीज है? तो स्थितिवत्ता को पहचानना। स्थितिवत्ता ही अनुभव के मतलब अनुमान पूर्वक ही स्थितिवत्ता के रूप में अनुभव के लिए प्रवर्तनशीलता है, ऐसा। योगेश भाई, समझ में आ रहा है? हाँ भैया, यहाँ जो आप कह रहे हो, ये आशा, विचार, इच्छा का जब प्रयोग और उत्पादन में नियोजन होता है, और वो जो है उसके बाद आगे जो वो विनिमयशील होता है, वो समाधान के अर्थ में होता है, ऐसा आपका कहना है? ऐसा कह रहे हैं कि नहीं, देखिए, पहले है प्रयोग। हम कोई भी उत्पादन करते हैं, पहले प्रयोग करते हैं। हाँ, फिर यदि उसका प्रयोग सफल होता है तब उत्पादन करते हैं। ठीक बात है। उत्पादन सफल होता है, उसका विनिमय करते हैं। ठीक बात है। विनिमय क्यों करते हैं? समाधान के लिए। समाधान क्या है? आर्थिक समृद्धि, अच्छा, है ना, जिसको अपन जिसको भौतिक समृद्धि कहते हैं। ठीक ठीक बात है। उसमें केवल आशा, विचार, इच्छा तक का क्रियाकलाप है मूल रूप से। अच्छा, उससे आगे जो है वो कह रहे हैं कि आशा, विचार, इच्छा के साथ जो संकल्प है, तो व्यवहार, तो संकल्प से क्या होगा? तो अनुमान क्षमता का विकास होगा। हाँ हाँ, तो संकल्प पूर्वक हम लोग स्थितिवत्ताओं को पहचानते हैं, न्याय को, धर्म को, सत्य को, है ना, इनको पहचानते ठीक बात है। ठीक बात है। हैं। तो ये जो स्थितिवत्ता को पहचानते हैं, ये अनुभव के लिए प्रवर्तनशील है। मैं उसको ऐसे समझ रहा था कि जो प्रयोग करते हैं, है ना, फिर प्रयोग सफल होता है तो उसका सामान्यकरण करने के रूप में जो है उत्पादन करते हैं, और फिर जब वो विनिमयशील होता है तब जाके जो है समाधान जो है वो प्रकट होता है। मतलब उस रूप में विनिमय जब होता है वही तो कह रहे हैं, समाधान का प्रकटन है। यही तो मैंने कहा। बिल्कुल भैया। इसी नहीं, बात आप जो कह रहे हो ना कि वो समाधान के अर्थ में है, विनिमय जो है नहीं, प्रयोग, यदि केवल उत्पादन है तो वो समाधान नहीं है ना। केवल उत्पादन समाधान। जब विनिमयशील होता है, जब वो उत्पादन विनिमयशील होता है तभी समाधान जो है समाधान है। जैसे मान लीजिए हम 5 परिवार हैं, हम सबने उत्पादन कर लिया अपना अपना। बिल्कुल। यदि उसमें विनिमय नहीं हुआ तो समाधान नहीं है ना। समाधान नहीं है। हाँ, ठीक बात है। इसीलिए लिखा है विनिमयशील, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए विनिमय एक आवश्यक क्रिया है ना। व्यवसाय में उत्पादन और विनिमय, इन दोनों को मिला के व्यवसाय क्रिया है। हाँ हाँ हाँ, जी भैया। तो इसी से वो पहले वाला सेंटेंस भी, उत्पादन, अगर केवल उत्पादन है तो समस्या है, विनिमय है तो समाधान है। तो प्रयोग के साथ साथ, उत्पादन के साथ साथ विनिमय भी होना चाहिए। जी भैया, विनिमय उत्पादन का पार्ट है। हाँ, मतलब उत्पादन, यदि आप ऐसे समझिए उसको कि एक उत्पादन कार्य क्रिया है और एक विनिमय कोष क्रिया है ना। जो मानव में जो शिक्षा संस्कार है ना, ऐसे उत्पादन कार्य है। तो जो हम उत्पादन कार्य कहते हैं, तो उत्पादन करने के लिए श्रम नियोजन, तो श्रम नियोजन कार्य है ना। अब जो उत्पादन हो गया है उसका कोष बनाते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति, एक परिवार के उत्पादन से आवश्यकता पूर्ति नहीं होती है। एक व्यक्ति, एक परिवार जो है अपनी पूरी आवश्यकताओं का उत्पादन नहीं कर सकता है ना। तो यदि आपने उत्पादन कर भी लिया है तो भी समस्या है ना, क्योंकि यदि विनिमय नहीं है तो ये 100-200 परिवार जो है मिलके जो उत्पादन करते हैं, उनमें जो विनिमयशीलता है उसी में समाधान है। ठीक बात। और विनिमय जो है वो उपकार से होगा, वो जो चलाएगा या वो जो केंद्र होगा वो उपकार विधि से चलता है। विनिमय वस्तु विनिमय है, जो लाभ हानि मुक्त विनिमय की बात, व्यापार नहीं है ना। व्यापार नहीं है। यदि इसमें विनिमय में लाभ हानि है तो वो विनिमय नहीं हुआ, वाणिज्य हो गया। लाभ हानि के रूप में वाणिज्य क्रिया है।
जिसको अपन व्यापार कह रहे हैं, व्यापार हो गया तब वो समस्या बन जाएगा। विनिमय मतलब लाभ हानि मुक्त आदान प्रदान। बिल्कुल सही बोला। फिर ये कह रहे हैं कि ये तो आशा विचार इच्छा के लेवल का काम है ये, है ना। अब इसमें जब इसमें संकल्प हो गया, यानी आशा विचार इच्छा, यानी जिसको अपन कह रहे हैं मन वृत्ति, चित्त में आके साक्षात्कार हो गया और उसके बाद जो है बुद्धि में बोध हो गया। तो बुद्धि में जो बोध हो गया वो अनुभव के लिए प्रवर्तनशील है। बोध पूर्वक ही तो अनुमान लगेगा ना सह अस्तित्व का, जो स्थितिवत्ता का अनुमान है ना। तो इसलिए लिखा है आशा विचार इच्छा। तो फिर यहाँ लिखा है इच्छा एवं संकल्प अनुमान पूर्वक, है ना। तो इच्छा और संकल्प रूपी क्रियाएं अनुमान पूर्वक अनुभव के लिए प्रवर्तनशील। ठीक है। मुझे लगता है ये है ना, इच्छा संकल्प पूर्वक जो है अनुमान, वो मुझे लगता है ये अवधारणा की ही बात कर रहे हैं, है ना। अवधारणा मतलब जो है अनुभव से पहले की स्थिति, परिपुष्ट अनुमान। यहाँ शायद इसी अर्थ में बात कर रहे हैं। हेलो। हाँ जी सुन रहा हूँ। हाँ। तो फिर आगे का सेंटेंस जोड़िए, उसमें कैसे आएगा? आगे वाला मेरे पास किताब नहीं है भैया, आगे वाला सेंटेंस आगे लिखा है हाँ, इच्छा एवं संकल्प अनुमान पूर्वक हाँ, अनुभव के लिए प्रवर्तनशील है, ऐसा लिखा। हाँ, हाँ। तो अनुभव के पहले का अनुमान की स्थिति की बात कर रहे हैं ना ये है? अनुभव से पहले के अनुमान की स्थिति की बात है ना। अनुभव से पहले अनुमान, हाँ, अनुभव से पहले के अनुमान की स्थिति, संकल्प, इच्छा और संकल्प पूर्वक अनुमान, जो अनुमान क्रिया है ना, अनुमान क्रिया वो हाँ, संकल्प पूर्वक, हाँ। क्या हो संकल्प पूर्वक, मतलब ये अवधारणा वाली स्थिति की बात कर रहे हैं ना, अवधारणा की स्थिति की। अवधारणा का मतलब क्या है? संकल्प अवधारणा मतलब परिपुष्ट अनुमान। हाँ, तो उसी की बात कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है यहाँ, ऐसा समझ में। नहीं, परिपुष्ट अनुमान तो ठीक है, लेकिन अवधारणा वस्तु रूप में क्या है? स्थितिवत्ता। स्थितिवत्ता। अनुमान जो है ना वस्तु क्रिया का नहीं होता ना, अनुमान जो होता है स्थितिवत्ता का, स्थितियों का अनुमान होता है। वस्तु तो प्रत्यक्ष होता है, क्रिया तो प्रत्यक्ष रहती है। क्रिया तो प्रत्यक्ष होती है, इसलिए जो है स्थितिवत्ता का ही अनुमान होगा। हाँ, अवधारणा का मतलब भी यही होता है, जान लिया है, पहचान लिया है, जान लिया है, मान लिया है, पहचान लिया है, पहचान चुके हैं, है ना, उसको अवधारणा का परिभाषा ऐसे ही। ठीक बात है। ठीक है, अगला पैरा पढ़ूं। यहाँ ये संकल्प जो है अनुभवगामी विधि से संकल्प आएगा भैया। अनुभवगामी विधि से, अनुभवगामी विधि में संकल्प आता है कि बोध आता है? अनुभवगामी अनुभव मूलक में तो अनुभव के लिए प्रवर्तनशील होते ही नहीं ना कुछ। हाँ, अनुभव मूलक विधि में अनुभव के लिए प्रवर्तनशीलता थोड़ी होती है। अनुभव की रोशनी में क्रियाकलाप का नियंत्रण होता है, आत्मानुशासन होता है। संकल्प तो अनुभव मूलक में, अनुभव मूलक जो है उसमें आएगा ना संकल्प, कि अनुभवगामी में भी आता है? अनुभवगामी में भी आएगा ना। अच्छा, संकल्प जैसे ही आपका, जैसे ही अपना साक्षात्कार हुआ, हाँ, साक्षात्कार की स्वीकृति संकल्प है। संकल्प तो बोध क्रिया का भाग नहीं है भैया। स्वीकृति तो बोध है। हाँ, हाँ, तो मतलब बोध और संकल्प एक ही हुआ, आपका कहना है? हाँ जी। अच्छा, अब जो बोध हुआ
हाँ जब वो प्रमाणित होता है ना, हाँ, तब उसके बाद अनुभूति होती है जो अनुभव है। बनता है वो। पहले वो प्रमाण के अर्थ में जाता है, तब जब वो प्रमाणित होता है तभी अवधारणा की पुष्टि होती, उसको फिर पुनः वो बोध कह रहे हैं, यानी बोध का प्रमाण बोध। पुष्टि होना है। हाँ, प्रमाण बोध जो कहते हैं। हाँ, प्रमाण बोध कहते हैं, प्रमाण का बोध होता है। और फिर संकल्प बनता है भैया, प्रमाण बोध के हैं? बाद। प्रमाण बोध के बाद प्रमाण संकल्प। बोध के बाद अनुभूति होती है, संकल्प उससे पहले बनता है। अच्छा, संकल्प जो है, संकल्प ही तीव्र इच्छा को जन्म देता है ना, तीव्र इच्छा ही जीने में प्रमाणित होने में नियोजित होती। अच्छा। दृढ़ता की निरंतरता है ना, संकल्प जो है निश्चय की दृढ़ता की निरंतरता का नाम है। और दृढ़ता की और निश्चय की जो निरंतरता है उसी को तीव्र इच्छा बोल रहा है। यानी जब वो तीव्र इच्छा वापिस कार्य और व्यवहार में नियोजित होती है प्रमाण के अर्थ में, है ना। ठीक बात है भैया। ऐसा ये प्रत्यावर्तन परावर्तन है ना। तीव्र इच्छा पूर्वक निश्चय होता है, निश्चय पूर्वक जो है वो मनोबल आता है, मनोबल जो है वो व्यवहार कार्य में नियोजित होता है, व्यवहार कार्य में नियोजित होने से प्रमाण आता है, प्रमाण आने से प्रमाण की स्वीकृति होती है, जिसको बोध कहते हैं, बोध होने से अनुभव। ठीक बात। तो मैं ये 2 पैराग्राफ पढ़ देता हूँ, कल अपन इसको एक बार फिर से रिपीट करेंगे 2 पैराग्राफों को लास्ट के। हाँ भैया। है ना। ये एक आखिरी प्रश्न था भैया इसमें। अच्छा, इसमें भी 2 सेंटेंस आए हैं। एक पहला इधर आया है जहां अपन ने अभी इच्छा संकल्प के बारे में बात की, उसके बाद लिखा है स्वभाव ही आचरण में अभिव्यक्त होता है। हाँ। और नीचे लिखा हुआ है कि आचरण ही स्वभाव में प्रकट होता है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। स्वभाव ही आचरण में अभिव्यक्त होता है, ये लिखा हुआ है। हाँ। नीचे लिखा है आचरण ही स्वभाव के रूप में प्रकट होता है। हाँ, तो दोनों को प्रकटन वैसे ही, जो प्रकटन है उसी को तो अभिव्यक्ति भी बोलते हैं ना। जी जी। तो पहले इसमें क्या आएगा, मतलब जैसे पहले लिखा है स्वभाव आचरण में अभिव्यक्त हो रहा है, फिर लिखा हुआ है नीचे पैराग्राफ है जो तात्पर्य के ऊपर वाला लाइन में, उसमें लिखा है आचरण ही स्वभाव के रूप में प्रकट होता है। हाँ। अगर इसमें अपन अध्ययनगामी विधि से देख रहे हैं भैया, तो पहले तो अपने को धीरता वीरता उतार दिए, तो स्वभाव के लिए अपन प्रमाण, स्वभाव में ही प्रमाण आएगा पहले तो। तो फिर आचरण ही स्वभाव के रूप में प्रकट होता है, ये कैसे? भाई जिसको, ये दोनों बातें हैं, दोनों तरीके से देख सकते हैं। अनुभव मूलक विधि से देखेंगे तो जो धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा है, तो वही आचरण में अभिव्यक्त होता है ना। जैसे जो अनुभव संपन्न व्यक्ति है उसमें जो दया कृपा करुणा है, वही उस स्वभाव के रूप में उसके आचरण से अभिव्यक्त होता है ऐसा। और जो भी हम आचरण करते हैं वो स्वभाव के रूप में प्रकट होता है। दोनों का अर्थ एक ही है। जी जी। जैसे मुझे लगा था शायद ये इंडी मतलब एक व्यक्ति से परंपरा की बात कर रहा है कि एक व्यक्ति में स्वभाव के रूप में और परंपरा में आचरण के रूप में, ऐसा नहीं है। ये इंडिविजुअल में ही ये दोनों को देख सकते हैं। भाई ये जो धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा है, इसको सम्मिलित रूप में आचरण ही बोल रहे हैं। यही तो मानवीय आचरण है ना, जिसको अपन मानवीय आचरण। जी जी जी, मानवीय स्वभाव मानवीय आचरण। हाँ। ठीक है भैया।
परिणाम विश्लेषण पूर्वक सिद्ध होता है जो नियति सहज निर्णय है, यह निर्णय ही समाधान है। परिणामता फल, प्रभाव, दबाव, तरंग, वस्तु, दूरी, विस्तार, काल एवं क्रिया के रूप में गण्य होता है। ये सब प्रयोजन एवं आवश्यकता के आधार पर उपयोगी पूरक सिद्ध हुए हैं। जागृत मानव की उपयोगिता व व्यवहारिकता सहज मानसिकता ही मूल्य है। उपयोगिता एवं व्यवहारिकता अन्योन्याश्रित तथ्य है। व्यवहारिकता स्थापित मूल्य एवं शिष्ट मूल्य पूर्वक सिद्ध होती है। वस्तु मूल्य केवल उपयोगिता एवं सुंदरता मूल्य में सीमांतवर्ती है। सुंदर हो, व्यवहारिक ना हो, अर्थात सामाजिकता के लिए उपयोगी ना हो, यह निषेध है। विश्वासघात, प्राणघात, अर्थघात, मानघात, जीवनघात ये सामाजिकता के लिए उपादेय नहीं है। इसी आकलन बस ये सब निषिद्ध हैं। परिचय, ज्ञान, व्यवहार एवं आचरण पूर्वक सिद्धि के लिए की गई प्रक्रिया ही परिणाम प्रक्रिया है। मानव में पूर्णता केवल क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता है। परिणाम निर्णय प्रक्रिया में कारण गुण गणित ही आद्यांत आधार है। यही निर्णायक तथ्य त्रय है। कारण सहित घटनाएं, गुण सहित प्रक्रियाएं और मात्रा की गणनाएं प्रसिद्ध हैं। शुद्धतः परिणाम का परिणाम परमाणु की स्थिति में होता है। रूप, गुण, स्वभाव, धर्म का संयुक्त रूप ही मात्रा है। प्रत्येक इकाई में स्वभाव गति एवं आवेशित गति द्रष्टव्य है। ह्रास के योग्य गति आवेशित गति और आवेशित गति ही सापेक्ष शक्तियों के रूप में द्रष्टव्य है। जो जड़ प्रकृति में विद्युत, ताप, प्रकाश, चुंबक और शब्द के रूप में, चैतन्य में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य के रूप में स्पष्ट हैं। ये सब आवर्तनशीलता सूत्र प्रक्रिया पूर्वक नियंत्रित एवं संरक्षित होती है। तो अभी बताइए, इस पे कुछ डिस्कस करना है या फिर कल करेंगे? या एक आध किसी बिंदु पर डिस्कस कर लेते हैं, बाकी कल तो इसको रिवाइज करेंगे। हाँ भैया, वैसा कर सकते हैं। अभी 10 बजे है ना, आज 5-7 मिनट और जो है कुछ बात हो सकती है। एक आध बिंदु पर आप अगर स्पष्टता कराना चाहे तो हो सकता है। बताइए, हाँ भैया। कोई प्रश्न हो तो बताइए, क्या कहाँ पे करेंगे? नहीं, मैं ये समझा कि आपने जो आखिरी पैराग्राफ पढ़ा ना, उसको जो है मतलब उस पर कुछ चर्चा आप करना चाहते हैं या कोई बिंदु को स्पष्ट करना चाहते हैं, तो वैसे किसी को प्रश्न है तो उस पर बात हो सकती है। अगर आपको लगे कि नहीं, इस बिंदु पर कुछ स्पष्ट करना है, कुछ बात रखनी है, तो रख सकते हैं। प्रश्न हो ऐसा तो नहीं लगता है, क्योंकि नहीं कोई पूछ नहीं रहा है। परिणाम निर्णय प्रक्रिया ही कारण गुण गणित ही आद्यांत आधार है। यह निर्णायक तथ्य त्रय है। कारण सहित घटनाएं, हर घटना का कोई ना कोई कारण है ना। गुण सहित प्रक्रियाएं और मात्रा ही गणनाएं प्रसिद्ध है। मात्रा का मतलब फिर ये लिखा है, रूप, गुण, स्वभाव, धर्म संयुक्त रूप में मात्रा है। और वैसे परमाणु में जो मात्रा है वो अंश है ना, परमाणु अंश। शुद्धतः परिणाम का परिणाम परमाणु की स्थिति में होता है। प्रत्येक इकाई में स्वभाव गति व आवेशित गति द्रष्टव्य है। ह्रास के योग्य गति आवेशित है। आवेशित गति सापेक्ष शक्तियों के रूप में द्रष्टव्य है, जो जड़ प्रकृति में विद्युत, ताप, प्रकाश, चुंबक एवं शब्द के रूप में है। और चैतन्य में सापेक्ष शक्ति, चैतन्य में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य के रूप। आवेशित गति जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य के रूप में है। ये सब आवर्तनशीलता पूर्वक
आवर्तनशीलता सूत्र प्रक्रिया पूर्वक नियंत्रित एवं संरक्षित। ठीक है, और बताइए। ये काम, क्रोध, लोभ, ये मतलब 6 जो आवेश है, आवेशित गतियां हैं मानव की। चैतन्य में सापेक्ष गति के रूप में बताया भैया, क्या आवेशित गति के रूप में? आवेशित गति ही सापेक्ष शक्ति के रूप में। अच्छा, तो ये जो है ये चैतन्य में सापेक्ष शक्ति है जो आवेश के रूप में है। हाँ। और जड़ में ये ताप, ध्वनि, विद्युत, ये भी आवेशित गति है। ये भी आवेशित गति है। आवेशित ये गति सापेक्षित ही होती है क्योंकि कम ज्यादा होती है, इसीलिए। ठीक बात है। और जो न्याय धर्म सत्य, या जिसको अपन इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति कह रहे हैं, हाँ, निरपेक्ष शक्ति। हाँ, हाँ। न्याय धर्म सत्य निरपेक्ष शक्ति है। हाँ, ये सब निरपेक्ष है। न्याय धर्म सत्य, ज्ञान, विवेक, विज्ञान, ये सब निरपेक्ष। सारी स्थितिवत्ताएं जो हैं वो निरपेक्ष है। सब निरपेक्ष है। नियम, नियंत्रण, संतुलन, हाँ, सब निरपेक्ष। जड़ में निरपेक्ष क्या है? नियम। जड़ में नियम निरपेक्ष है। वैसे जड़ में, हाँ, जड़ में नियम ही है। आचरण भी उसका, हाँ, हाँ। हर इकाई का जो आचरण है ना, वो सापेक्षता में नहीं है। जड़ अवस्था का जो स्वभाव है वो निरपेक्ष है। हाँ, धर्म भी, उसका जो धर्म है, दोनों ही निरपेक्ष। दोनों। रूप और गुण सापेक्ष है। गुण में भी मध्यस्थ गुण निरपेक्ष है। हाँ, मध्यस्थ जो गुण है ना, वही स्वभाव का कारण है। वही स्वभाव का कारण है। तो इसलिए जो जिसको मध्यस्थ गुण कहते हैं, वही स्वभाव के रूप में पहचाना है। उसी को स्वभाव गति भी कहते हैं, मध्यस्थ गुण को ही स्वभाव गति। एक आध जगह पर मैंने पढ़ा भैया कि सम क्रिया जो है ना, समावेश की निरंतरता ही स्वभाव है। समगुण की। हाँ। जिसको अपन स्वभाव गति कह रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ भैया। तो स्वभाव गति क्या है? तो वो मध्यस्थ गुण ही है। ठीक बात है। और उसी के कारण से विभव है। तो स्वभाव ही विभव में, स्वभाव ही विभववादी है, ऐसा। ऐसा बोला गया है और समझ में भी आता है। बिल्कुल। ये योगेश भी, सम गुण आपने जो बोला, ये क्या बोला आपने? कौन से गुण है ये? सम, विषम, मध्यस्थ जो है ना, रूप, गुण, स्वभाव, धर्म में जो गुण है, गुण मानी जो है परस्परता में जो प्रभाव जी, इकाइयों की परस्परता में जो प्रभाव है ना, वो प्रभाव सम प्रभाव, विषम प्रभाव और मध्यस्थ प्रभाव जी। तो उसमें जो सम प्रभाव की जो निरंतरता है, उसको भी स्वभाव के रूप में मैंने दर्शन में ही पढ़ा है। अब कहाँ पढ़ा है वो मुझे याद करना पड़ेगा। उद्भव में जो गुण है, उद्भव में, हाँ, उसको सम कह रहे हैं। हाँ भैया। प्रलय में जो है वो विषम है, विभव में जो है वो मध्यस्थ है। ऐसे स्वभाव गति मध्यस्थ गुण है भैया ना, सम गुण नहीं है। स्वभाव गति जो आप बता रहे थे वो मध्यस्थ गुण है, सम गुण नहीं है। हाँ, वो विभवकारी है ना, विभव। सम उद्भव वाला है। तो और विषम मतलब प्रलय या ह्रास,
प्रलय या ह्रास या विनाश, है ना, या विघटन, ये सब इसको अपन विषम गुण कहते हैं। तो जिससे उद्भव होता है, उद्भव के लिए जो गुण है उसको सम गुण कह रहे हैं। प्रलय के लिए जो गुण है वो विषम गुण, और जो विभव के लिए गुण है उसको मध्यस्थ, वही स्वभाव गति है। मध्यस्थ ही स्वभाव गति है। स्वभाव गति में ही स्वभाव का प्रकटन। ठीक है, रूप और गुण, रूप गुण स्वभाव, रूप गुण स्वभाव धर्म। इस तरीके से रूप गुण स्वभाव सामरस्यता को वास्तविकता, रूप गुण स्वभाव को यथार्थता और रूप गुण स्वभाव को सत्यता है। रूप गुण स्वभाव धर्म, सत्यता। तो मूल रूप से इसमें जिसको अपन आचरण कह रहे हैं वो स्वभाव है, वो जिसको अनुभूति कह रहे हैं वो धर्म है। इसीलिए ऊपर लिखा है ना, आचरण ही स्वभाव के रूप में प्रकट होता है। धर्म की अनुभूति है, स्वभाव का आचरण है। काय की व्यवस्था में जो भागीदारी है वही उसका आचरण, वही उसका स्वभाव। हाँ, है ना भैया जी। इसीलिए लिखा आचरण ही स्वभाव के रूप में प्रकट होता है। और उससे पहले जो इन्होंने अभी ध्यान दिलाया था कि मानवीय स्वभाव धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा ही है, और स्वभाव ही आचरण में अभिव्यक्त होता है। तो ये जो धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा है ना, यही आचरण में अभिव्यक्त होती है ना, और आचरण ही जो है स्वभाव है। तो ये जो रूप गुण स्वभाव धर्म है, इसमें जो स्वभाव है उसकी बात कर रहे हैं कि आचरण ही स्वभाव है ना। तो स्वभाव के रूप में आचरण होता है और धर्म के रूप में अनुभूति होती है। भैया अनुभूति होने के बाद ही आचरण। और जो रूप और गुण है वो मूल रूप से भौतिक रासायनिक होने के कारण से प्रयोग उत्पादन ही है। तो यदि उस दृष्टिकोण से देखें तो रूप गुण जो है प्रधानतः व्यवसाय में होता है, स्वभाव जो है व्यवहार में होता है, और धर्म जो है वो अनुभूति में। विचार और अनुभूति में है ना। बताइए भैया, आप कुछ कह रहे थे। मैंने कहा रूप गुण स्वभाव धर्म को यदि चारों आयाम के परिप्रेक्ष्य में देखें तो व्यवसाय आयाम में रूप और गुण की प्रधानता रहती है, और जिसको व्यवहार कह रहे हैं उसमें रूप गुण स्वभाव की रहती है, और जिसको अपन अनुभूति कह रहे हैं उसमें रूप गुण स्वभाव धर्म की रहती है। ठीक बात है। मानवीय स्वभाव ही मानवीय मूल्य है। हाँ, मानवीय मूल्य है ना, वही जिसको अपन धीरता, वीरता, निश्चय जो है, निश्चय को मानवीय मूल्य भी कहते हैं। मानव में धर्म सुख है, सुख की अनुभूति। प्रत्येक इकाई में स्वभाव गति एवं आवेशित गति है। तो ह्रास के योग्य जो गति है वो आवेशित गति है, ह्रास के लिए, है ना। तो जो ह्रास के लिए जो आवेशित गति है वही सापेक्ष शक्ति के रूप में द्रष्टव्य है। जो जड़ प्रकृति में विद्युत, ताप, प्रकाश, चुंबक और शब्द है। शब्द यानी ध्वनि। हाँ, ध्वनि। शब्द यानी ध्वनि।
तो यहाँ जो है सापेक्ष शक्तियों, 5 सापेक्ष शक्तियों बताइए। वैसे हाँ। ताप विद्युत के रूप में बताते हैं, हाँ। लेकिन प्रकाश, मुझे लगता है प्रकाश ताप का ही एक हिस्सा है। क्या कहना चाहते हो? हाँ भैया, क्या कहना चाहते हो? यहाँ क्या बताया? ताप, ध्वनि, विद्युत, प्रकाश और चुंबकीयता। तो वैसे कई जगह पर सापेक्ष शक्तियों में केवल ताप, ध्वनि, विद्युत का ही उल्लेख होता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, और भी जगह। हाँ, भौतिकवाद है, उसमें भी 5 ही लिखी, अच्छा उसमें भी 5 ही हैं। अच्छा। वरना क्या है, जड़ में सापेक्ष शक्तियों की जब बात आती है तो ताप, ध्वनि, विद्युत ऐसे बताते हैं। तो चुंबकीयता जो है वो विद्युत के साथ जुड़ी हुई है, और प्रकाश जो है वो ताप के साथ जुड़ा हुआ है। आपको याद है ना, मैंने एक इसका चार्ट भी बनाया हुआ है, याद है आपको? नहीं है? हाँ, याद नहीं आ रहा है भैया, क्योंकि आपके तो बहुत सारे चार्ट्स है। हाँ, हाँ, जिसमें मेरे को मिल गया वो चार्ट। अच्छा। तो उसमें लिखा है ताप, प्रकाश, विद्युत, आकर्षण और ध्वनि, या शब्द की जगह ध्वनि लिखा हुआ हाँ, है ना। और ये कर्म दर्शन में, अच्छा। कर्म दर्शन में लिखा है कि जड़ शक्तियां ताप, प्रकाश, विद्युत, आकर्षण और ध्वनि के रूप में है, और चैतन्य शक्तियां आशा, विचार, इच्छा, संकल्प और अनुभूति के रूप में। अच्छा, दोनों जगह 5-5 बताया है। फिर 5 बल भी बोले ना। हाँ हाँ। 5 शक्ति हैं तो 5 बल हैं। विद्युत चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, क्षीण हस्तक्षेप और प्रबल हस्तक्षेप और मध्यस्थ बल। तो वैसे ही जो ये मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा जो है, ये बल है, और जो आशा, विचार, इच्छा शक्ति है। तो 5 शक्तियां हैं जड़ में, 5 बल हैं जड़ में। ऐसे ही 5 चैतन्य में बल हैं, 5 चैतन्य में शक्ति हैं। इसी से पता लगता है कि जड़ ही चैतन्य हुआ है। तो लिखा है कि जड़ शक्तियां और परमाणु सापेक्ष रूप में जड़ शक्तियां गतिशील व स्थितिशील हैं, और चैतन्य शक्तियां और परमाणु यानी चैतन्य परमाणु अपेक्षाकृत रूप में चैतन्य शक्तियां संचेतनशील एवं स्थितिशील। पूरा सूत्र ऐसा लिखा हुआ है उसमें, पढ़ दूं क्या सूत्र? हाँ भैया, बात निकली है तो। क्रिया, कर्म, पदार्थ, प्रक्रिया, फल और शक्तियां ये परस्पर पूरक हैं। क्रिया ही पदार्थ, क्रिया ही पदार्थ, पदार्थ ही प्रक्रिया, प्रक्रिया ही फल, फल ही शक्तियां, शक्तियां ही क्रिया एवं कर्म है। पहला वाक्य है क्रिया, कर्म, पदार्थ, प्रक्रिया, फल और शक्तियां ये परस्पर पूरक है। फिर दूसरा सेंटेंस है क्रिया ही पदार्थ, पदार्थ ही प्रक्रिया, प्रक्रिया ही फल, फल ही शक्तियां और शक्तियां ही क्रिया एवं कर्म है। तो मानव में कर्म है और वैसे क्रिया है ना। फिर लिखा है कि श्रम, गति, परिणाम क्रिया की, उसका परावर्तन कर्म की, अर्थवत्ता पद की, विकासशीलता प्रक्रिया की, उपयोगिता फल की, तरंग, दबाव एवं प्रभाव शक्तिवत्ता की, स्थितिवत्ता को स्पष्ट करता है। ये सब पदार्थ की सीमा में पाए जाने वाले परिवर्तन एवं परिमार्जन है। यहाँ चैतन्य प्रकृति भी पदार्थी है ना। हाँ भैया। सापेक्ष रूप में जड़ शक्तियां एवं अपेक्षा के रूप में चैतन्य शक्तियां स्थितिशील हैं, तथा निरपेक्ष रूप में आध्यात्म सत्ता स्थिति पूर्ण है। जड़ शक्तियां ताप, प्रकाश, विद्युत, आकर्षण एवं ध्वनि के रूप में, चैतन्य शक्तियां आशा, विचार, इच्छा, संकल्प एवं अनुभूति के रूप में प्रसिद्ध हैं। जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति की आधारभूत सत्ता ही आध्यात्म है जो निरपेक्ष है। मध्यस्थ क्रिया एवं सत्ता में बोध एवं अनुभूति होती है। मध्यस्थ क्रिया ही आत्मा और सत्ता ही मध्यस्थ है। इसलिए जड़ शक्तियां प्रधानतः गतिशील और चैतन्य शक्तियां
संचेतनशील हैं। ठीक है ये बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। अच्छा है ये चार्ट हमने बनाया, ये वाला चार्ट अच्छा है। चार्ट में से पढ़ा या कोई किताब में से पढ़ा? ये जो है ना भैया चार्ट में से पढ़ा है। हाँ, लेकिन चार्ट जो और है वैसे ये कर्म दर्शन में ये सूत्र पेज नंबर 37-38 में है। अच्छा, कर्म दर्शन, कर्म दर्शन में। हाँ। और ये जो मैंने शक्तियां बताई ना, जड़ शक्तियां, हाँ, ये जो है भौतिकवाद में पेज नंबर 80-81 में है। वो चार्ट बनाया हुआ है। किताब में भी भौतिकवाद में, समाधानात्मक भौतिकवाद की बात कर रहे हैं आप? हाँ, उसमें चार्ट नहीं बना हुआ है, टेबल जैसा बनाया है, चार्ट नहीं मतलब। हाँ, लेकिन वो टेबल में इतना नहीं दिया हुआ, दिया है, छोटा दिया है, केवल जो है ये केवल जड़ का दिया है। हाँ, जड़ का और चैतन्य का दोनों का दिया है, सापेक्ष शक्ति और बल के रूप में दिया, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, लेकिन बढ़िया रहा ये। छोटा सा चार्ट दिया हुआ है, जड़ शक्ति, हाँ, है ना, लेकिन उसमें ये नहीं दिया हुआ है, वो चार्ट में ताप प्रकाश विद्युत आकर्षण ध्वनि ये नहीं दिया है। नहीं दिया है भैया। जड़ शक्तियों में 5 बल लिखा है, जड़ हाँ। शक्तियां नहीं दिया है, केवल जड़ शक्तियों में 5 बल ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा, मतलब नाम लेकिन नाम नहीं दिए हैं, लेकिन कर्म दर्शन में नाम दिए हुए हैं ना, नाम दिए हुए। अच्छा, तो नाम दिए हुए हैं इसमें, केवल बलों के नाम है, मध्यस्थ बल, सबल बल, क्षीण हस्तक्षेप, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकीय बल ऐसा। और उसके सामने चैतन्य शक्तियां लिखा, उसमें अक्षय बल, अक्षय शक्ति लिखा है। तो अक्षय बल में मनोवृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा है, और अक्षय शक्ति में आशा, विचार, इच्छा, संकल्प, अनुभूति, अनुभूति लिखा है इसमें। अच्छा, और ये जो ताप प्रकाश विद्युत आकर्षण ध्वनि, ये कर्म दर्शन में पेज 37 में दिया हुआ है। और अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसमें भी है ना, अभ्यास दर्शन में, बस इसमें केवल ध्वनि की जगह शब्द लिखा हुआ है ना, तो शब्द का जो मूल रूप है वो ध्वनि ही है। हाँ, ठीक बात है। पदार्थ अवस्था में ध्वनि, प्राणावस्था में संकेत, पदार्थ अवस्था में नाद है क्या, मतलब वो जो है ये शब्द का, पदार्थावस्था में ध्वनि है, हाँ, और प्राणावस्था में ध्वनि और कार्य संकेत है, हाँ, जीवावस्था में ध्वनि, कार्य संकेत और नाद है। नाद है, और ज्ञानावस्था में ध्वनि, कार्य संकेत, नाद और शब्द। ठीक बात है भैया। 10:21 हो गए हैं भैया। 20 हाँ, 20 या 21? हाँ, वही 21 हो गया। 10:21 हो गए हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पर पाठक भैया हैंग हो गए। हाँ, वो डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ, ठीक है, अभी टाइम बहुत हो गया। भैया चार्ट में खो गए थे तो ठीक है भैया। ठीक है भैया, तो किसी को प्रश्न हो तो रखे, भैया है 2-3 मिनट। पर ये चार्ट अच्छा डिस्कस हो गया ये। हाँ भैया, आप शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में भैया। और इसमें एक सेंटेंस और है, 1-2 सेंटेंस और पढ़ दूं क्या? हाँ भैया, पढ़िए। मध्यस्थ क्रिया परमाणु के केंद्र में मध्यस्थ बल और शक्ति के रूप में है। मध्यस्थ क्रिया परमाणु के केंद्र में मध्यस्थ बल और शक्ति के रूप में है। यह अवतरित रूप में सम विषम शक्तियों पर नियंत्रण किए रहता है।
यानी जो मध्यस्थ बल मध्यस्थ शक्ति है, यह अवतरित रूप में सम विषम शक्तियों पर नियंत्रण किए रहता है। जड़ प्रकृति में परमाणु अणु और अणुरचित पिंडों के रूप में प्राप्त होते हैं, जबकि चैतन्य प्रकृति परमाणु के रूप में ही वर्तमान रहती है। चैतन्य प्रकृति में ही अक्षय शक्ति होने के कारण प्रत्येक इकाई अपने में जीवन वैभव और महिमा का अनवरत प्रकाशन करती है। चैतन्य परमाणु में ही अक्षय शक्तियां होने के कारण प्रत्येक इकाई यानी प्रत्येक चैतन्य जीवन अपने में जीवन वैभव और महिमा का अनवरत प्रकाशन करती है। जड़ शक्तियां क्षरणशील होती हैं और चैतन्य शक्तियां अक्षय होती हैं। इसी तथ्यवश चैतन्य इकाई में परावर्तन प्रत्यावर्तन स्वाभाविक रूप में होता है। मध्यस्थ क्रिया के अनुरूप में ही प्रत्येक इकाई में स्वभाव गति होना पाया जाता है। परिणामतः उसमें अग्रिम विकास की संभावना और विकास क्रम में भागीदारी सुलभ हो जाता है। प्रत्येक परमाणु में रूप गुण स्वभाव धर्म वर्तने के कारण ही उसमें ऊर्जा का परिचय होता है। ऊर्जा जब कार्य ऊर्जा के रूप में होती है तभी बलों का परिचय होता है। परमाणु अपनी स्थिति में क्रियारत रहते हुए मिलता है। परमाणु में निहित बल का परिचय उसकी अपनी ही स्थिति में उसी के अंतर्गत होने वाली क्रिया की ही अभिव्यक्ति है। प्रत्येक इकाई में किसी का वातावरण और प्रत्येक इकाई के लिए अन्य का वातावरण नित्य भावी होने की सत्यता को ध्यान में रखते हुए परस्पर बलों का परिचय पाने की व्यवस्था है। इसी क्रम में विकास की व्यवस्था एवं विकास क्रम में भागीदारी है। गठन पूर्णता पर्यंत परमाणु में मात्रात्मक परिवर्तन के साथ ही अंशों की संख्या में परिवर्तन होने के साथ ही उसमें गुण परिवर्तन होते हुए देखा जाता है। इस प्रकार मात्रा की गणना मूलतः परमाणु में आकलित होना सिद्ध हुआ और अणुरचित मात्राएं इन्हीं परमाणु के आधार पर होने वाली घटनाओं के कारण मूल मात्रा होना एवं रहने को समझ लेने मात्र से संपूर्ण पिंडों का मात्रा के रूप में समझने का सूत्र अपने आप में निकल जाता है। बहुत लंबा सेंटेंस रहा भैया। लंबा रहा, लेकिन मैं इसको शेयर कर दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। तात्विक है भैया ये। हाँ, बढ़िया चार्ट है, बहुत जोरदार। हाँ हाँ, इसमें थोड़ा सा किसी का ये कहना था, मैंने इसको जब रखा ना, हाँ, तो ध्वनि को रखा है मैंने मन की जगह पे, वृत्ति को रखा आकर्षण की जगह पे, चित्त की जगह पे रखा है विद्युत को, बुद्धि में प्रकाश को और आत्मा में ताप को रखा है। अच्छा, आत्मा में ताप को रखा है। हाँ, मतलब आमने सामने रखा है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि ये वैसा ही है। हाँ हाँ 5-5 है ना। हाँ हाँ, तो एक आध किसी का कहना ये था कि ये आपने अपना अनुमान लगाया है, तो मैंने कहा इसीलिए मैंने उसमें तीर नहीं लगाया, एरो नहीं लगाया। अच्छा, है ना। हाँ हाँ हाँ, लेकिन जो क्रम लिखा है ना बाबा जी ने, वो ऐसे ही लिखा है। अच्छा आप प्रकाश विद्युत आकर्षण और ध्वनि, ऐसे ही क्रम लिखा है। अच्छा, जैसे अपन बोलते हैं ना, मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा, क्रम ऐसे ही है ना। ताप प्रकाश विद्युत, ठीक बात है आपका तो कहना। इसीलिए मैंने जो है वो उसी क्रम में मैंने ऐसा अनुमान लगाया कि ऐसे ही होना चाहिए, ताप प्रकाश विद्युत आकर्षण, क्योंकि विचारों में ही आकर्षण होता है ना। हाँ, तो इस तरीके से, और जो इच्छा शक्ति होती है, तीव्र इच्छा शक्ति, वो विद्युत जैसी है होती है। और बुद्धि को प्रकाश और जो के बुद्धि प्रकाशित ही होती है। बिल्कुल भैया। है ना। केवल आत्मा जो है ताप के रूप में कैसे, वो थोड़ा, क्योंकि ऐसा लिखा है ताप के बारे में कि वो अंतर्निहित अग्नि है ना, ऐसा लिखा है ताप के बारे में। हाँ हाँ, तो जो केंद्र, जो न्यूक्लियस में अंतर्निहित अग्नि है, उसको ताप लिखा परमाणु में। तो उस रूप में आत्मा के साथ ताप को जो है, हाँ, मतलब उसके सामने लिखा है, क्योंकि वो जो अग्नि है ना, वही नियंत्रित करती है। जैसे मानव शरीर में जो नियंत्रण करने वाली जो सत्ता है, वो ताप है ना। अच्छा,
तो आयुर्वेद ये कहता है कि जिस भी अंग में ताप कम ज्यादा हो जाता है वही रोग है। अच्छा। तो इसीलिए जो आत्मा ही जो है बाकी चैतन्य बलों का नियंत्रण करती है ना, चैतन्य शक्तियों को भी नियंत्रित करती है ना, आत्मा ही नियंत्रण करने वाली है। ठीक बात है भैया। रूप में ताप शब्द है, अभी देख लीजिए क्या है। अच्छा, अच्छा मतलब जो है ये नजदीकी अनुमान दिखता है। हाँ हाँ, हाँ हाँ, तो काफी बाबा जी से पूछना रह गया, बाबा जी, हाँ नहीं तो हो जाता। हाँ हाँ। ठीक है, हरिहर। हरिहर भैया। हाँ, 10:30 बजने वाला 6 बजे है। हाँ, सुबह 6 बजे। है ना, कल सुबह 6 बजे से सेशन। जी, ठीक है, सभी को हरिहर नमस्ते। नमस्ते। हरिहर सभी, नमस्ते। मामा